नमस्ते, स्वागत है आपका शब्दों के सफ़र के नए एपिसोड में। तो शब्दों के सफ़र के नए एपिसोड में इस पर हम आपके सामने लेके आए हैं एक सॉन्ग राइटर को, एक लिरिकिस्ट को, एक असिस्टेंट डायरेक्टर को, जिनका नाम है मयूर पुरी जी। मयूर पुरी जी जो है ये बॉलीवुड के बहुत ही फेमस हैं। उन्होंने जो है अलग अलग फिल्मों में काम किया है। ये आपके लिए तेरे लिए लिख चुके हैं, तेरे लिए में ये असिस्टेंट डायरेक्टर थे, मेरे यार की शादी है में भी असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं। साथ ही में ये जो है यशराज फिल्म्स के साथ में जो है धूम जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ये ABCD में काम कर चुके हैं, ABCD 1 ABCD 2 के सारे गाने ये लिख चुके हैं। साथ ही अभी जो लेटेस्ट सॉन्ग आया है फिर फायर एड शेरन और अरिजीत सिंह का, उसका भी ये टाइटल ट्रैक लिख चुके हैं। ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग फिल्मों में काम कर चुके हैं, जैसे कि बजरंगी भाईजान के ये सारे गाने लिख चुके हैं। हैप्पी न्यू ईयर में फराह खान के साथ में ये काम कर चुके हैं। तो आइए मयूर पुरी जी से बात करते हैं उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, उनकी सॉन्ग राइटिंग जर्नी के बारे में, उनकी डायरेक्शन की जर्नी के बारे में, कैसे वो गुजराती प्लेस से लेके जो है उनका बॉलीवुड तक का सफ़र रहा। आज तक ये जो है 300 से ज़्यादा गाने लिख चुके हैं और 40 से ज़्यादा टॉप ब्लॉकबस्टर फिल्म्स जो है वो प्रोड्यूस कर चुके हैं। अब इनको ओम शांति ओम के डायलॉग्स के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि शाहरुख खान का जो फेमस डायलॉग है, शिद्दत वाला जो फेमस डायलॉग है, ये वो बोल चुके हैं, कि वो भी लिख चुके हैं। तो आइए बात करते हैं मयूर पुरी जी से। Hi sir, how are you? I'm good. I'm good. Yeah, first of all, for most welcome to Shabdo Ka Safar, and thank you for Yeah. joining me here. Most welcome. Tell me. या सर, आपकी जर्नी से सबसे पहले, तो जब आप सबसे पहले अजमेर और अहमदाबाद से आए थे तो आपने डिसाइड किया कि आपको मुंबई आना है, तो वो शुरुआत कैसा रहा आपकी जर्नी का? मेरी शुरुआत के बारे में मैं बहुत बोल चुका हूँ, कई सारे इंटरव्यू से लोग बोर जी। हो जाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, पैदाइश मेरी अजमेर में हुई और जी। पला बड़ा मैं पहले महसाना में, गुजरात में, जी। फ्रॉम KG, बचपन से लेके टिल 7th स्टैंडर्ड। जी। 8th स्टैंडर्ड से आई वी मूव टू कलोल विच इज अनदर स्मॉल टाउन इन गुजरात, बट क्लोजर टू अहमदाबाद। तो फिर जी। वहां से गांधीनगर जाना आसान था, और गांधीनगर में कॉन्वेंट स्कूल थी। जी। महसाना में कॉन्वेंट स्कूल भी थी तभी। हाँ तो जी। गांधीनगर में जेवियर्स थी, गांधीनगर में माउंट कार्मेल थी। तो मैं हाँ जी। कार्मेल में पढ़ा। वैसे हाँ तो जी। माउंट कार्मेल अक्सर लड़कियों की स्कूल होती है, लेकिन हमारे वहाँ को एजुकेशन थी, हमारे वहाँ जी। बॉयज को भी अलाउड था माउंट कार्मेल में। तो मैं माउंट कार्मेल में पढ़ा, 8 9 10, फिर 11 12, फिर जेवियर्स। फिर बाद में कॉलेज अहमदाबाद में किया, जी। एंड आई डिड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ड्रामेटिक्स, ये सब करके फिर फाइनली फिर मैंने वहाँ काम किया करीब करीब छः जी। साल इंडस्ट्री में। जी। पास आउट होने के बाद में, आपने पास वहाँ आउट पे होने भी से पहले भी थिएटर में काम किया था आई गेस? बहुत काम, हाँ। जी। मतलब थिएटर तो मैं कॉलेज से मतलब स्कूल से ही करता अच्छा, आपका था, पहले सोलह से सत्रह साल इंटरेस्ट की था? उम्र। जी। हाँ, 16 17 साल की उम्र से, मतलब आई वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ प्रोफेशनल, आई वॉज मेकिंग मनी आउट ओह ऑफ ग्रेट। थिएटर एंड आउट। मैं पैसे ड्यूरिंग द कमा रहा था, स्कूल मतलब टाइम्स? स्कूल स्कूल के जस्ट बाद में। स्कूल में ओके। शौकिया तौर पे करता था, स्कूल के जी। फंक्शन होते हैं, ये होता है, उस सब में पार्टिसिपेट करते थे। टीचर्स बोलते थे नहीं नहीं आप करो। हाँ जी। तो मैं स्कूल में हमेशा पार्टिसिपेट करता था। और स्कूल जैसे ही खत्म हुआ, कॉलेज में आया, तो मैं प्लेस के अंदर टेक्निकल काम बहुत करता था पहले। लाइट्स करता था, म्यूजिक करता था, घोस्ट डायरेक्शन भी करता था, एक्टिंग भी करता था। जी। तो ये सर किसको कहाँ जो जरूरत पड़ जाए वो कर लेता था काम। जी। तो वो करते करते सेकेंड ईयर में कॉलेज में था, तो मैं हाँ जी। टेलीविजन शुरू हो गया था, सीरीज ऑन अच्छा, एयर आ ओके। गई थी दूरदर्शन पे। जी। हाँ, अहमदाबाद दूरदर्शन पे मेरा शो आता था, विच स्क्रीन प्ले डायलॉग्स जी। मयूरपुरी वैसा था उसमें। जी। मैं माय फर्स्ट शो, इट वाज कॉल्ड संगात, जी। ओह विच मीन्स संगात। टुगेदर, जी। या इन गुजराती। जी। तो वो मेरा पहला गुजराती शो था। उसके बाद में मैंने गुजरात में टीवी सीरियल्स ये वो, फिर डायरेक्ट किया। मैंने एड फिल्म्स बनाई वहाँ पे, जी। वेबसाइट्स बनाई, That was all इंटरेक्टिव during your सीरीज। college days, along with your studies and all. Oh, या that's कॉलेज, और great. कॉलेज के थोड़े वक्त बाद, हाँ, 4 5 इयर्स 3 इयर्स आफ्टर द कॉलेज ऑल्सो। जी। तो ये मतलब ये बात है 92 से लेके 99 तक, वो जो 7 साल हाँ थे, जी। 92 से 99 तक, उसमें 95 तक मैंने कॉलेज किया। उसके बाद में और भी काम साथ में चल ही रहा था, कॉलेज के साथ साथ ही चल रहा था। और कॉलेज खत्म होने के बाद भी 3 साल मैंने वहाँ पे बहुत काम जी। किया। आई वॉज डूइंग माई डेली सोप, वहाँ पे मैं डेली सोप डायरेक्ट करता था जी। छोड़ने से पहले, 98 99 में, जी। विच वाज कॉल्ड धर्म युद्ध, अहमदाबाद ओ- दूरदर्शन का सबसे पहला डेली सोप और सबसे बड़ा ओके। डेली सोप। सबसे तो पहला वो भी डेली मैं को कब? वो मैं जी। लिखता वो मैं लिखता था, डायरेक्ट करता था, और एडिट भी करता था खुद ही। ओह ग्रेट। तो हाँ, बहुत मतलब काम, आपका तो वो स्कूल सब डे से करके। शुरू हो गया था
कि आपको जो है थिएटर में, एक्टिंग में, आप मतलब हर फील्ड में जो है आप ओवरऑल परफॉर्म करते थे ना, थिएटर हर छोटी चीज में हाँ पार्टिसिपेट करते थे। हाँ हाँ। मतलब हर रोज घर से निकले तो काम करना है, काम करके ही हाँ घर जी। जाना है, चाहे वो जो भी काम, चाहे जी। जो काम। किसी ने बोला लिख दो तो लिख दो, किसी ने बोला जी। म्यूजिक कर दो तो म्यूजिक कर दिया, किसी ने बोला गा दो तो गा दिया, किसी ने बोला एक्टिंग कर लो तो एक्टिंग कर ली। जी। जो काम मिल जाए, जी। घर से निकलना है शाम को कुछ काम करके और 50-100 रुपए लेके ही घर वापस जाना है। हाँ जी। तो मतलब मैं थिएटर, टेलीविजन और सिनेमा का दिहाड़ी मजदूर हूँ। जी। मैं दिहाड़ी पे काम करता हूँ, तो रोज मुझे पैसा चाहिए। जी। रोज पैसा कमाऊंगा, रोज घर जाऊंगा, क्योंकि जी। मैं बहुत गरीब भी थे हम लोग। हाँ जी। तो आई हैड टू वर्क हार्ड। जी। मतलब आपने स्कूल में आपका मतलब राइटिंग का या ये सब का जो इंटरेस्ट था थिएटर का, वो कैसे शुरू हुआ? मे बी टीचर्स ने आपको बोला कि आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, या दोस्तों के साथ आपने फर्स्ट टाइम कैसे किया था प्ले या थिएटर? यार इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में किसी का क्यों होता है, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। मैं तो साइंस स्टूडेंट था, मुझे तो हाँ साइंस भी जी। बहुत पसंद था। हाँ जी। बायोलॉजी बहुत पसंद था, फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत पसंद जी। था। मैं सर्किटें वर्किटें खोल के बैठ जाता था, सोल्डरिंग करता था। जी। तो मैं बड़ा साइंटिस्ट भी था। ऐसी जी। बात नहीं है कि रेडियो खोल दिया, टीवी खोल दिया। ये जी। सब मैं और मेरे पापा, हमने जी। बहुत सोल्डरिंग की है, सर्किटें चिपकाई हैं। तो ये दुनिया भर के काम हम लोग करते ही थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत तरह की चीजें मैंने की, बहुत वैरिड इंटरेस्ट मेरा रहा है। हाँ, मेरा जी। शायद बिजनेस में या कॉमर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा कभी। मगर साइंस और आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रहा है पहले से। अब ये क्यों हुआ, ये तो मुझको जी। भी शौक था। थिएटर थिएटर उन्होंने शौक क्या मेरे पापा वहाँ हमारे यहाँ लोकल जब रामलीला होती थी, हाँ तो जी। उसमें लक्ष्मण, माय अच्छा। डैड यूज्ड टू बी लक्ष्मण। या। हाँ। तो एंड ही वाज वेरी गुड ऑन स्टेज, मतलब उनकी या। पर्सनैलिटी भी बहुत जी। अच्छी थी। बहुत, मेरे डैड बहुत बहुत जी। गुड लुकिंग हैंडसम पंजाबी जी। मैन, स्मार्ट एंड जी। और हम हैं भी, मतलब जो मेरी फैमिली हिस्ट्री बताई जाती है तो हाँ हम जी। हैं भी भगवान राम के वंशज, मतलब जी। सूर्यवंशी। कहते हैं कि लव और कुश जो भगवान राम के बेटे थे, तो वो हाँ उस जी। तरफ चले गए वेस्ट। हाँ लव ने जो जी। शहर बसाया वो लाहौर जी। बना, कुश ने जो शहर शहर बसाया वो कसूर बना। तो हम लोग वहीं उसी के पास, मतलब मेरे मैं नहीं लेकिन हमारे पुरखे, मतलब जी। 4-5 जी। जनरेशन पहले जब आपकी इंडिया रूट्स वहाँ आजाद पे है। नहीं हुआ, जी। पहले रूट्स, हाँ वो सियालकोट वगैरह से आए थे पुरीज जो थे, फिर वो वहां जी। से निकल के होशियारपुर, आज़ादी से पहले, हाँ जी। आज़ादी से 2 जनरेशन जी। पहले वो लोग होशियारपुर आ गए जी। पंजाब में। फिर होशियारपुर से मेरे दादाजी निकल के दिल्ली आए। तो जी। मेरे पापा दिल्ली से वो अजमेर में सेटल हुए, मेरे पापा जी। अजमेर से राजकोट आया, मैं राजकोट, महसाना, अहमदाबाद, फिर अहमदाबाद से मैं बॉम्बे आया हूँ। जी। अब पता नहीं मेरे बच्चे नॉर्थ साउथ में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया, जी। क्या मालूम। जी। जी। बाकी आप मतलब जब अपनी जर्नी को खुद से देखते हैं तो आपको कब मतलब ऐसा मोमेंट लगता है कि आपको जो है आपने मुंबई आना डिसाइड किया, या कि उसने कैसे चेंज किया आपकी लाइफ को, या राइटर बनना डिसाइड किया स्पेसिफिक राइटिंग में या सॉन्ग राइटिंग में, या? आई थिंक ऐसा कोई मेरा ये नहीं था कि मैं बॉम्बे ही जाऊं। और इनफैक्ट बॉम्बे में दोस्त थे मेरे जो मुझे बहुत बुलाते थे, बहुत प्यार जी। करते थे। लाजन जोसफ जी। सुमन, जो मेरा बहुत खास दोस्त था, जिसने मुन्ना भाई एमबीबीएस पहली वाली उसका जी। स्क्रीन प्ले किया और सारे अवार्ड, जी। वो लाजन मेरा बहुत खास दोस्त था, मेरा बहुत प्यारा दोस्त था। जी। तो वो लाजन हमेशा मुझे इनकरेज करता था कि भाई तू यहाँ पे आ जा। लाजन जी। का एक और दोस्त था एलेक्स वुडमैन, जो स्टार मूवीज में काम करता था, समीर नायर के अंडर में। और वो एलेक्स भी बहुत प्यारा, बहुत ही हाँ प्यारा, जी। मतलब इतना प्यारा इंसान। वो ये दोनों मुझे कहते थे कि तुम छोड़ दो अहमदाबाद और यहाँ आ जाओ, बॉम्बे जी। आ जाओ और यहाँ स्ट्रगल करो, यहाँ काम जी। करो। मुझे लगता था मेरा कंफर्ट जोन नहीं है, तो मैं आना नहीं चाहता था। जी। मैं डिले डिले किए जा रहा, मेरे पास जी। वहीं बहुत काम था। जी। तो आपके मुझे पास ऐसी कोई जरूरत गुजरात में ही नहीं। अच्छा था। हाँ, अहमदाबाद में ही बहुत काम चल रहा था, और हाँ जी। अहमदाबाद में उस जमाने में हाँ 98 जी। 99 में मैं 50,000 रुपये महीने कमा रहा था। जी। उस वक्त 50,000 आप अहमदाबाद में खर्च नहीं कर सकते थे, जी। चाहे आप जी। कितने ही अय्याश हों। इट जी। वॉज नॉट पॉसिबल। 20,000 रुपये से ज्यादा खर्चा ही नहीं होता था महीने में। हाँ जी। तो आई वॉज मेकिंग डिसेंट मनी, मगर फिर भी वो पैसा फिर फंस गया, फिर नहीं आया। एक्चुअली जब मैं बॉम्बे आया तब मेरे पास पैसे ही नहीं थे, अच्छा, क्योंकि 6 महीने तो से आप शायद बहुत 700 स्ट्रगल रुपये चल रहा लेके आए था। थे आप भी? हाँ, मतलब मैं बहुत पैसे बना रहा था, लेकिन फिर सारे पैसे फंस गए। अहमदाबाद के मार्केट में बहुत, मतलब लोग, पीपल ओड मी अ लॉट ऑफ मनी, मगर वो दे नहीं पा रहे थे, या जी। देना नहीं चाहते थे, या दे नहीं रहे थे। जी। तो वो सब बढ़ता जा रहा था।
तो मुझे और मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ कि मैंने इतना अच्छा काम किया है लोगों को, इन्होंने इतने पैसे मुझसे कमाए और फिर भी मुझे नहीं दे रहे, बहुत अजीब। तो एक थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट वो था। तो मैं चाहता था कि एक स्टैंडर्डाइज थोड़ा, कि जहाँ पे इंडस्ट्री हो, जहाँ पे जी लोग बेईमानी ना करें, जी। शराफत से काम करें, मैं वैसी हाँ जगह जी का, मेरा है भी नहीं उस तरह का नेचर, मैं झगड़ालू टाइप का नहीं हूँ। जी तो लेकिन उस वक्त बहुत गुस्सा था, मतलब गुस्सा आता था, कूट भी देता था लोगों को। जी उस वक्त मैं यंग भी था ना, उस वक्त जी इतनी जी गधा पची सी जी की उम्र होती है, अकल नहीं होती आपको। तो पैसे बाकी हैं, झगड़े चल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ मेरे पैसे दे दो वरना मारूंगा तुमको, ये जी सब चल रहा है। फिर जी मेरे को लगा ये तरीका नहीं है लाइफ जीने का, ये जी सही तरीका नहीं है। जी ऐसे लोगों के बीच रहना चाहिए जहाँ जो आपको गुस्सा ना आने दें, जो आपके टैलेंट की कदर करें, और जो जी बिना मार खाए भी आपका पैसा दे दें। जी तो फिर मुझे लगा ये तो बॉम्बे में ही होना बेहतर है, तो जी मैं बॉम्बे आ गया। जी क्योंकि दोस्त लोग थे यहाँ पे, उनका सपोर्ट जी। था, बहुत बहुत बड़ी बात होती हाँ है। मैं जी 700 रुपये लेके आया, मेरे पास जी ज्यादा जी। पैसे थे नहीं। हाँ जी लेकिन लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो दोस्तों का बहुत सपोर्ट था। जी। घर था, हाँ दोस्त जी था रहने के लिए, खाने पीने का इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं था। कैंटीन में एक वड़ा पाव खा लेते थे, चाय पी लेते थे, हो जी जाता गुजारा। जी तो लेकिन मुझे ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं करनी पड़ी, मैं जी। बॉम्बे में आया और विद इन 3 days आई गॉट अ जॉब। और मेरे दोस्त लोग कहते भी थे कि यू आर वेरी टैलेंटेड, यू आर वेरी जी। स्मार्ट, तो किसी भी मिलेगा तो कोई भी जॉब दे देगा, वो आपका बिकॉज यू टॉक वेरी एक्सपीरियंस वेल। भी और था ना, जो कॉलेज टाइम से आपने जो इतने सारे बड़े बड़े एक्सपीरियंस भी प्रोजेक्ट पे था। काम किया, वो आपका एक्सपीरियंस मेरी आपको काम दे गया। करेक्ट वंदना, ये बिल्कुल सही बात की, क्योंकि लोग भी देखते हैं ना कि आप बंदा हाँ 6 साल जी से काम कर रहा है, 7 साल से काम हाँ चल रहा जी मेरा। मैं जब बॉम्बे आया 99 में, तब मेरा बायोडेटा 6 पेज का था, छह जी पेज जी मतलब। और फिर मेरे को लोगों ने यहाँ बॉम्बे में बताया कि इतना लंबा सीवी मत रखो, सीवी सिर्फ 1-1.5 पेज का जी होता है, इतना जी लंबा रखो तो वो कोई पढ़ता नहीं है उतना। जी जी तो फिर मैं सीवी कट डाउन किया, मैंने सारी चीजें निकाल दी उसमें से, जी। जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट है हाँ निकाल दिए, जी थिएटर निकाल दिया, हाँ सिर्फ जी जो डायरेक्शन का एक्सपीरियंस था वो रख के। और जी फिर मैं संजय गढ़वी सर से मिला। हाँ तो जी उन्होंने तो सीवी देखा भी नहीं, जी उन्होंने तो देखा भी नहीं सीवी, उन्होंने मुझे देखा, बिठाया, मेरे साथ बात की। जी। बोला ठीक है, मैं अभी मेरे पास फिल्म नहीं है, लेकिन जैसे ही फिल्म होगी मैं हाँ तुमको जी ले लूंगा, तो मेरे साथ। हाँ जी मैंने कहा सर मैं ये मेरा सीवी छोड़ के जाता हूँ। जी बोलता रहने दो, सीवी को देखने की जरूरत, तुम चलते फिरते जी। बायोडेटा हो, तुमको देख लिया, सीवी देख वो के आई क्या थिंक जब करूंगा। बात करते होंगे तो उन्हें भी एक्सपीरियंस। हाँ जी तो मैं यहाँ पे आया, फिर संजय सर ने मुझे मिले और उन्होंने मुझे काम दे दिया। 3 दिन के अंदर मेरी नौकरी लग गई। जी उनके पास फिल्म आ गई तो हमारा काम शुरू हो गया, और फिर जी उस तरीके से हमने बनाई पहली फिल्म तेरे लिए। तेरे जी लिए 99 एंड में शुरू हुई, करीब करीब जी। जुलाई अगस्त में हाँ शुरू जी हुई। और ऐसा मुझे बहुत अजीब लगता है जब पीपल रोमांटिसाइज करते हैं अपने स्ट्रगल को, जब जी। आते हैं तब कई हाँ बार जी लोग, मैं फलानी फलानी तारीख 1952 में जी मैं स्टेशन जी पे उतरा था, मुझे याद है। जी मैं 1974 में मुझे एग्जैक्ट तारीख याद नहीं है मैं कब जी आया था। मैं जी। बहुत इतना परेशान था और इतना दुखी था, हाँ और जी इतना उस वक्त मुझे काम की इतनी पूरी जी जरूरत थी और तलाश थी, वो जी भी है मतलब। इतना डिस्टर्ब था कि मुझे आज तक वो दिन याद नहीं। मुझे इतना पता है शायद जुलाई का महीना था हाँ या जी जून एंड था, हाँ जी कि मैं आया और फिर बस दूसरे तीसरे दिन संजय सर से मिला, और फिर जी बाद में जी काम मिलना शुरू हो गया। उन्होंने नौकरी दे दी, फिर जी नौकरी मिल गई तो टिक गया जी। मैं साल 1.5 साल तक। फिर दूसरा प्रोजेक्ट आ गया, हाँ जी फिर लिखने का काम भी मिलने लगा। फिर जी संजय सर ने ही बोला मेरी अगली पिक्चर आप लिखो। फिर वो हाँ मेरे जी यार की शादी हुई, हाँ तो लेके जी हम यशराज में गए, जी यशराज में वो पिक्चर बनने लगी। जी। फिर सेटल हो गया, फिर हाँ फिर जी। प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आपका जो पहला एक्सपीरियंस था वो यश राज के साथ, संजय सर के साथ था, जब आपने अपना रिव्यू में दिखाया। हाँ हाँ जी। तो वो जर्नी मतलब आपकी कैसी थी, मतलब उनके साथ जब आपका पहला इंटरेक्शन था, आपने बताया उन्होंने आपका सीवी नहीं देखा, उन्होंने बेसिकली आपसे जब बात की तो आपके एक्सपीरियंसेस देखे कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, कितना विविड एक्सपीरियंस है। तो उसके बारे में आप हाँ। उनसे एक जो बातचीत है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अब ज्यादा उस वक्त क्या हुआ, मैं पहली बार जब उनको मिला तो एक्चुअली वो मिलना नहीं चाहते थे। मैंने जी। उनका नंबर कहीं से निकाला, हाँ उनको जी फोन किया। उनको फोन किया तो उन्होंने बोला व्हाई शुड आई मीट यू। तो आई सेड सर मैं अहमदाबाद से हूँ और आप भी गुजराती हैं। तो बोला मैं गुजराती, मैं तो बॉम्बे में ही पला पड़ा हूँ, तो मतलब ऐसी जी कोई बात नहीं है। हाँ जी मैंने कहा मगर फिर भी मैं अहमदाबाद से आया हूँ और जी मैंने इतना काम किया है, एक बार 15 मिनट के लिए मिल लीजिए। तो बोले जी मेरे पास प्रोजेक्ट ही नहीं, तो जी। मैं तुमको मिलके क्या करूँ, हाँ जब जी मैं फिल्म ही नहीं बना रहा हूँ तुमको मिलके क्या करूँ, काम क्या दूंगा जब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम ही नहीं है। तो मैंने कहा सर वो फिल्म तो हो जाएगी, आप फिल्म की चिंता मत कीजिए, आप जी मिल तो लीजिए, क्योंकि उस वक्त कहाँ फिर आप मिलने जाएंगे। जी। तो बोला अच्छा ठीक है 15 मिनट के लिए आ जाओ। अब वो हाँ पंद्रह जी मिनट के लिए मैं उसको मिलने गया। तो जैसे ही हम लोग बैठे, तो उन्होंने पहला सवाल ही उनका ये था कि विच इज़ योर फेवरेट फिल्म। जी तो मैंने उनसे कहा अमर अकबर एंथनी।
जी। तो उन्होंने कहा अमर अकबर एंथनी, मतलब नॉर्मली लोग शोले बोलते हैं, हाँ पाथेर जी। पांचाली बोलते हैं, हाँ जी। इस तरह की फिल्में ना impress जी। करने के लिए, लेकिन मुझे कमर्शियल सिनेमा पसंद है। जी। तो संजय सर को वो ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगी, वो जवाब बहुत अच्छा लगा। और उसकी इन डेप्थ भी हमने चर्चा की कि क्यों वो फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। उसमें एक भारत का ख्याल है, हिंदू मुस्लिम सिख सब साथ जी। में रहे, हिंदू मुस्लिम जी, क्रिश्चियन। सेक्युलरिज्म वाली फीलिंग है। जी। हाँ सेक्युलरिज्म का है। फिर मैंने उनको मतलब बताया कि मैं उसी तरह के परिवेश से आया हूँ, पला बड़ा जी। हूँ, और इस तरह के वैल्यूज हैं मेरे। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। और फिर सिनेमा की बातें हुई, बहुत सारी फिल्मों की बातें हुई, राइटिंग की बातें हुई। जी। लेकिन मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं राइटर हूँ। मैं जी। बिकॉज आई डेंट वांट टू गेट टू राइटिंग, मुझे राइटिंग नहीं करना था, जी, मुझे आपको डायरेक्शन करना था। डायरेक्शन डायरेक्शन में जाना था। आई थिंक आपने बताया भी कि आपने रिव्यू में डायरेक्शन से हटा दिया था अपना राइटिंग वाला पोर्शन। मैंने हटा दिया था सीवी में से, हाँ सब राइटिंग वाली चीजें निकाल दी मैंने। हाँ जी। तो उन्होंने कहा तुम ठीक है, तुम डायरेक्टर बनोगे कोई बात नहीं, लेकिन मैं मेरे पास फिल्म होगी तो मैं तुमको बुलाऊंगा। जी। ये बात चली हमारी, 15 मिनट के लिए वो मिले थे, लेकिन हमारी बातचीत चली कुछ 3 घंटा। जी। बहुत बातें हुई हमारी। हाँ जी। तो और वो लालन बेचारा मेरा दोस्त जो मुझे लेके गया था, वो नीचे ही बैठा रहा अच्छा। जब तक मैं ऊपर से बात जी। करता रहा। हाँ। जी। तो देखो दोस्ती ऐसी होती है ना, मतलब एक हाँ दूसरे जी। की हेल्प करनी पड़ती जी। है। तो खैर ये अलग बात है। फिर मैं आया, उसके 2-3 दिन बाद ही उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि मैं पिक्चर कर रहा हूँ। जी। मतलब फोन में पेजर होता था उस जमाने में, तो उन्होंने पेजर पे मैसेज भेज, मेरे दोस्त के जी। पेजर पे मैसेज भेजा कि उनको बोलो कॉल करने के लिए। मैंने कॉल जी। किया तो उन्होंने कहा हाँ जी। मैंने पिक्चर कर दिया, तुम आ जाओ, जी। तो अगर आप। कहीं और काम हाँ नहीं कर जी। रहे हो। मैंने कहा कहीं और क्या, अब 3 दिन तो हुए मेरे को बॉम्बे में आके, जी। कौन काम देता है इतनी जी। जल्दी। तो बोला मैं दे रहा हूँ, आ जाओ। जी, तो आपकी तो फर्स्ट फिर फिल्म हमने तेरे तेरे लिए लिए पे थी। काम किया। तेरे लिए, ठीक तेरे है। लिए एज अ चीफ जी। असिस्टेंट डायरेक्टर। जी। तो तेरे लिए के दौरान हालांकि स्क्रिप्ट अनंत पलानी सर की थी, लेकिन उसमें काफी सारे रीराइट से डायलॉग्स में थोड़ा जी। उसको थोड़ा कूल मॉडर्न करना है, क्या बच्चों की कहानी है। जी। तो मैंने उसमें सीन्स भी लिखे जी। काफी, बिना क्रेडिट के, बिना पैसे के, मतलब जी। जस्ट टू हेल्प, हेल्प एज एन असिस्टेंट। जी। मतलब काफी एक तरीके से एक ड्राफ्ट पूरा डायलॉग्स का मैंने पूरा नया किया था उस फिल्म जी। का। जी। मगर वो तो संजय सर को समझ में आ गया कि ये राइटर है, ये जी। बहुत ये बन रहा है, जी। लेकिन एक्चुअली इसको राइटिंग बहुत अच्छी आती जी। है। जी। ये बोल रहा है कि मुझे राइटिंग नहीं करनी है, लेकिन इसको आती है। जी। तो उन्होंने अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए मेरे को बोला कि जी। मैं तुमको प्रोड्यूसर से मिलवाऊंगा, पैसे भी दिलवाऊंगा, सब हो जाएगा, लेकिन पहले तुम लिखो स्क्रिप्ट, मेरे लिए जी। स्क्रिप्ट लिखो। जी। मैं उनके घर पे जाने लगा, रोज हम लोग बैठे लगे। उस दौरान मेरा नाटक चल रहा था, क्योंकि मुझे आई हैव टू कीप एक हाँ जी। प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट जी। के घर तो चलाना पड़ेगा, जी। रेंट तो देना ही है। हाँ जी। तो तो मैं गुजराती नाटक कर रहा था उन दिनों। जी। तो गुजराती नाटक में मैंने लिखा भी था, और मैं उसमें एक रोल डायरेक्ट भी, भी मतलब कर। लीड रोल कर जी। रहा था। हाँ वो एक्टिंग एक्टिंग कर भी रहा कर था। रहे थे आप। तो हाँ, तो अच्छा चल रहा था वो नाटक मेरा। मेहुल बुच जो एक्टर है ना, बहुत जी। अच्छे हाँ जी। मूछों वाले, चश्मे वाले, बहुत जी। जी। बहुत प्लीजिंग पर्सनैलिटी, वो जी। जी। डायरेक्ट कर रहे थे वो नाटक। ओ। उनका डायरेक्शन था। जी। उस नाटक का नाम था अमस्ता अमस्ता, मतलब गुजराती में जी। अमस्ता अमस्ता, हाँ मतलब जी। ऐसे ऐसे ही, जी। कॉमेडी प्ले था, बहुत जी। फनी था। कॉमेडी रोमांस हाँ जी। फैमिली उस टाइप का बहुत प्यारा प्ले था। तो जी। उसके कई सारे शोज हुए। उस प्ले में म्यूजिक करता था, जैसे मैं अहमदाबाद में हाँ नाटकों जी। में म्यूजिक करता था, जी। वैसे उस प्ले में म्यूजिक करते थे एक यंग सा लड़का, बिल्कुल प्यारा सा। और उसका नाम था सचिन संघवी, जी। जो आगे चल के सचिन जिगर के पैर जी। में से जो सचिन बने। अच्छा। ठीक है। जी। तो सचिन की मेरी तब से पहचान है। खैर मैं हाँ। नाटक कर रहा था, संजय ने बोला, तुम मेरे लिए पिक्चर लिखो। तो फिर हमने लिखना शुरू किया। मैं रोज उनके घर पे जाता था, बैठते थे हम लोग, लिखते थे, फिर अपने घर जाता था, रात को सीन लिखता था, फिर हाँ वापस जी। आता था, ऐसा कर। जी। तो हमने एक स्क्रिप्ट की। फिर उन्होंने कहा कि चलिए हम चलते हैं प्रोड्यूसर जी। को मिलने। अब जी। कौन है प्रोड्यूसर? तो उन्होंने रास्ते में बताया, बोला हम मिलने जा रहे हैं आदित्य चोपड़ा को, जी। यशराज फिल्म। जी। ठीक है। तो बोलते थे जी। डर नहीं लगता? मैंने कहा डरने की क्या बात है, मैं मेरा काम तो हो चुका है, मैं तो लिख चुका हूँ। हाँ अब जी। तो जो लिखा है वही पढ़ के सुनाना है। हाँ जी। अब लिखने से पहले डर लगता है, लिखने के बाद डर नहीं लगता। हाँ लिखने के जी। बाद तो मैं चैंपियन हूं, मैं किसी को भी सुना दूंगा, क्योंकि हाँ मुझे जी। पता है मैंने अच्छा लिखा है, मैंने मेहनत जी। की है। तो जी। नहीं लिख पाने में जब जब स्क्रिप्ट बनी नहीं होती है, तब मिलके बड़ी बड़ी बातें करने में बहुत हाँ डर जी। लगता है, वो टेंशन होता है। हाँ मैं जी। बोल तो रहा हूँ, लेकिन क्या मैं ये कर पाऊंगा? वो शोकेस लेकिन नहीं करना पड़ता है। जी। हाँ, लेकिन एक बार आपने लिख दिया, फिर तो आपको पता है कि भाई आप लिख चुके हो, आपके हाँ पास है, जी। आपके पास मटीरियल है जी। आर्ग्यू करने के लिए, या जी। आप अपना काम कर चुके हो हाँ एक्चुअली। जी। तो मैं बहुत अच्छा, मैं तो कॉन्फिडेंट था, मैंने कहा हाँ मैंने तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जी। हम लोग मिले आदि सर को। और अब मैं उस मीटिंग के बारे में सोचता हूँ, तो कई बार मुझे लगता है आदि सर सोचते होंगे क्या बेवकूफ यंग इंसान आके मुझे
इतना कॉन्फिडेंस, इतना ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में मिल रहा है. हाँ मे बी ही मस्ट हैव हैड अ लाफ, आई डोंट नो, बट आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, सुपर कॉन्फिडेंट, एंड आई जी सेड सर सुपर हिट पिक्चर है मेरे पास है ये. मैं जी उनको पूरा 3 घंटे का नरेशन, जी। 3 घंटे कौन सी आई पिक्चर सैट थी विद, फिर वो? वो बनी नहीं फिल्म. अच्छा। जी फिल्म नहीं, मैंने उनको जी नरेट किया, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी थी उसकी, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड कास्टिंग सागा, मतलब बहुत बिग बजट, जी बहुत बिग जी। बजट फिल्म थी वो. हाँ जी तो उन्होंने कहा देखो तुम नए फिल्म मेकर्स हो, तुम और संजय, तुम अभी ये तो नहीं बना पाओगे पिक्चर, तो बहुत बड़ा कास्टिंग वास्टिंग में तुमको, मतलब अमिताभ जी बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, ये सब चाहिए. जी। ये तो बेटा होने वाला नहीं है हाँ तुमसे, जी तो ये तुमसे नहीं हो पाएगा. मैं तुमको, एक्सक्यूज मी, मैं तुमको बाकी मैं तुमको और एक्टर्स देता हूँ जिनके साथ जी तुम काम कर सकते हो, यंगर एक्टर्स के साथ में अपने लेवल की फिल्म बनाओ. तो हाँ हमने कहा जी ठीक है सर, जैसा, जी क्योंकि हम इज्जत बहुत करते थे, हम आदि जी सर को रिस्पेक्ट बहुत करते थे, जी क्योंकि उन्होंने डीडीएलजे बनाई, और जी। डीडीएलजे हाँ जी रही थी थिएटर की, शायद आज भी चल रही होगी, मेरे को पता नहीं हाँ एग्जैक्टली जी। अभी भी चलती जी। अभी भी चल रही. तो मैंने कहा ठीक है सर, आप जैसा बोले. सो हमने बनाई मेरे यार की शादी है जी। इनके साथ. मेरे यार की शादी है को एक करीब 1 साल लगा बनने में. उसकी स्क्रिप्ट बहुत जल्दी ली, क्योंकि हमें बहुत जल्दबाजी, हमको ये तो बस कल जी। फ्लोर पे चलेंगे, आपको कल जल्दी शूटिंग शुरू होगी. शोकेस करना था। एंड उसकी कास्ट हाँ, वगैरह भी आपने डिसाइड की, कास्टिंग वगैरह? कास्टिंग वगैरह आदि सर, संजय सर, और थोड़ा जी। बहुत मेरा भी उसमें रहा योगदान. मैंने बहुत सारे हाँ जी ऑडिशंस किए थे. उस वक्त जितनी लड़कियां इंडिया में स्ट्रगल कर रही थी एक्ट्रेस बनने के लिए, जी मेरे ख्याल से मैंने हर एक को ऑडिशन किया उस जी वक्त. एंड वेरी वेरी स्वीट इट. अब क्या होता है, कभी रोल बैठता है नहीं बैठता है, बड़े जी लोग भी हैं, डिसाइड करते हैं, उनके मन में 4 चीजें चल रही होती हैं. जी मगर हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि भाई जी हर लड़की को सही तरीके से शोकेस करके प्रेजेंट किया जाए. क्योंकि हम डेस्परेट थे, हमको तो बस आदि सर हाँ बोले हम पिक्चर शुरू करें, जी हमको तो बनानी थी पिक्चर. जी तो ये सब चल रहा था. और फिर फाइनली ट्यूलिप फाइनल हुई उस फिल्म के लिए. उसका नाम फिल्म के क्रेडिट्स में संजना कर दिया गया. जी। उदय चोपड़ा तो लेके हमको बना नहीं थी, क्योंकि उदय हाँ जी उदय से ऑफिस में आते जाते दोस्ती भी हो गई थी, और हम जानते थे कि वो बहुत मेहनती हैं. हाँ जी उदय जो है वो भी मेहनती और बहुत ही अच्छे एक्टर है एक्चुअली. जी। अगर आप सही तरीके से उनके साथ काम करें, उनको उनको सूट करे वैसे, अगर आप आपके पास स्क्रिप्ट और आप बनाना चाहें. हाँ जी सिर्फ इतना है कि वो बहुत इजी हैं, हाँ जी बहुत सोच समझ के फिर करते हैं, उनको जी ठीक लगे तो ही करते हैं, वरना जी नहीं करते. जी। उनको लगा हम शायद ठीक थे, और उनको हाँ हमारे जी साथ में मजा आया, तो उन्होंने जी अग्री किया. उदय चोपड़ा थे हमारे पास में. जिमी शेरगिल को मैं माचिस से मतलब बहुत प्यार करता था, मुझे लगता था बहुत अच्छा काम करते हैं वो, जी। उनकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत अच्छी हाँ लगती जी थी, हाँ स्वीट. जी मुझे लगता था कि वो हमारे उस जनरेशन के जी 90s, सॉरी 2000s के ऋषि कपूर थे वो, जी। या शशि कपूर थे, हाँ जी जी एक प्लीजिंग ऑन स्क्रीन प्रेजेंस, जी कि जिस आदमी पे आपको कोई शक ही ना हो, कोई प्रॉब्लम ही ना हो, मतलब आपको पता है ये अच्छा ही जी बंदा है यार, ये जी। वो अच्छा ही करेगा ऑडियंस को जो भी, पसंद तो आएगा। जी। ऑडियंस को पसंद आएगा, जो हमें चाहिए था उस रोल के हाँ लिए. जी तो जिमी जिमी का मेरा बड़ा ये था कि नहीं, हम जिमी सर के साथ में काम करें. जी। अब तो उन्होंने काफी अलग एक्टिंग किया, हाँ जी बहुआयामी प्रतिभा है उन्होंने, और भी एक्सप्लोर किया है. वो नेगेटिव, ग्रे, हर जी तरह के रोल कर रहे हैं, और जी बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं. जी लेकिन तब वो बड़े क्यूट क्यूट से जी जी और वैसे थे. जी। तो ये दोनों हीरो की कास्टिंग हो गई. बिपाशा को हमने आई थिंक जिस्म में या किसी फिल्म में देखा हाँ था, जी और हाँ मुझे जी बहुत ये लगा था, अगर अगर हम बिपाशा मैम को एक बहुत ही ग्लैमरस, तो चलो वो हैं ही, जी लेकिन उसके अलावा एक ह्यूमन साइड होती है ना, जी एज जी। अ डिसेंट पर्सन, एक कॉन्सेप्ट दे ऐसा देंगे रोल जी। देंगे. हाँ, तो वो सिर्फ मतलब इट शुड नॉट बी जस्ट जस्ट लाइक इट शुड नॉट बी जस्ट लाइक अ ग्लैमरस रोल, इट शुड बी मोर देन दैट. जी ये एक कैरेक्टर है जी जो हर आम, जो जो लड़की हिंदी फिल्म में नॉर्मली काम करती है, भाई आइटम सॉन्ग है तो गाना गाया उसने, और हाँ वो जी ग्लैम कोशेंट जो रखी जी जाती है लड़कियां वैसी, जी उसका कुछ कैरेक्टर है भाई. दोस्त है वो, बहुत अच्छी हाँ दोस्त है, उसको जी कमाल सीन, बहुत प्यारे. जी तो वो मुझे लगा कि वो चेंज ओवर शायद ऑडियंस को बहुत अच्छा लगे, हाँ कि जी। यू हैव अ गर्ल हु इज डन वेरी ग्लैमरस रोल फॉर रेगुलर उसके बाद अब डिसेंट में आ गए जी। ग्लैमरस रोल. हाँ, तो एक ग्लैमरस रोल वाली लड़की को लेके आपने बड़ा इंटरेस्टिंग काम उनके साथ में किया. जी तो ये, और फिर बाद में जो ट्यूलिप की कास्टिंग थी, जो जो अंजलि की संजना जी की कास्टिंग जो हाँ जी फिल्म में थी, वो वो चल रही थी, मतलब वो उसके लिए जैसा मैंने बताया पूरी दुनिया की हाँ जी एस्पायरिंग एक्टर को हमने ऑडिशन किया. एंड जी फाइनली विथ ऑल द विजडम, Adi sir and Sanjay sir and जी I and everybody, we really liked her. We really thought that she जी was very good.
जी उसके साथ में काफी सारे ऑडिशन हमने किए, हमने हाँ थिएटर जी वर्कशॉप किए, जी फिलिप को तैयार किया काफी हद तक। जी और वो कैरेक्टर के लिए बहुत, प्रिपेयर किया, जैसे आपने लिखा था तो वो हाँ उसमें फिट हो पाए और पोर्ट्रे हाँ कर पाए। हाँ, तो रीडिंग, हाँ, और मेहनती थी वो काफी। जी परेश पारेख करके मेरे दोस्त हैं, एनएसडी के पास आउट है, अभी हाँ एक्टर जी प्रिपेयर्स में सिखाते हैं वो जी एक्टिंग। वो उस वक्त उन्होंने ट्यूलिप को ट्रेन किया काफी दिनों तक। उसके बाद में फिरोज अब्बास खान जो थिएटर के बड़े मशहूर डायरेक्टर हैं, जी उन्होंने कुछ दिन ट्यूलिप को ट्रेन किया। तो जी बेसिकली तैयारी बहुत की हम लोगों ने, जी और फिर फिल्म की शूटिंग शुरू की। जी अच्छी बन गई फिल्म, बहुत अच्छी बन जी गई, एवरीबडी वाज हैप्पी विद द जी फिल्म। मैं एक्चुअली अभी पैंडेमिक में देख रहा था, और बिल्कुल लगता नहीं है कि ये फिल्म 2002 में रिलीज हुई थी, हाँ मतलब जी उस फिल्म को रिलीज हुए 23 साल हो चुके हैं हाँ जी ऑलमोस्ट। इट इज सच एन ओल्ड हाँ फिल्म, जी मगर उसके बावजूद 2 दशक बीत गए, लेकिन अभी भी वो फिल्म फ्रेश लगती है, अभी भी वो जी फिल्म जी बहुत अच्छी, जी काफी, इट हैज एज सो वेल। इतनी कमाल की फिल्म है कि आप जी देखिए उसमें, ठीक है वो फैमिली और वो सब जो एक उस टाइप का सिनेमा हाँ होता है, वो जी सारी चीजें, फिल्म किसी भी एंगल पे दकियानुसी नहीं है, किसी भी जी एंगल पे फिल्म पुरानी नहीं लगती जी है। मॉडर्न वो रिलेशनशिप्स हैं, टाइमलेस उदय और लगती है। बिपाशा, हाँ जी और टाइमलेस लगती है। वो लोग एक घर में रह रहे हैं, लेकिन वो हाँ दोस्त जी हैं, उनके हाँ बीच में जी टक्कर नहीं, वो बात भी उठती नहीं है कहीं जी पिक्चर में। जी ये भी आप देखिए कि वो जिस तरह के बिहेवियर उदय और ट्यूलिप अपने अपने घरों हाँ में कर जी रहे हैं, बहुत मॉडर्न हाँ जी कूल टाइप का सेटअप है। हाँ जी जो बातें फिल्म में की जा रही है, जो जिमी का कैरेक्टर है, वो जी बहुत कुछ चीजें ऐसी जो हमारी फिल्मों में लिखी आ रही हैं, चलती आ रही है, उसके पहले उन सब मिथक्स को तोड़ने की कोशिश जी उसमें की गई है जी कि भाई एक लड़का लड़की हो सकते हैं, हाँ ये नहीं जी है कि एक लड़का लड़की नहीं हो जी सकते। जी इस तरह की चीजें हैं। जी जैसे एक सीन उसमें बहुत अच्छा है, जिसमें जिमी शेरगिल और वो गाना है उसमें, हम दोनों जैसा है कौन हाँ यहाँ, जी हाँ रंगीले जी हाँ जी है हमें, हाँ जी है तो वो वाला गाना है, जी जी हमको अभी तक स्टेप है क्योंकि हमने जी इतना रिहर्सल किए थे इसके। हाँ जी तो वो गाने के बाद में वो ट्रॉफी जो होती है रियूनियन की, वो जीत जाते हैं उदय और जी ट्यूलिप, और वो बहुत अच्छे लग रहे हैं हाँ साथ में। जी तो और बिपाशा दोनों सामने खड़े देख रहे हैं उनको। जी तो बिपाशा जो कि उदय की फ्रेंड है, वो बोलती है कि देखो कितने सारे अच्छे लग रहे हैं, उनकी डांसिंग जोड़ी बहुत कमाल है। हम्म, तो इसमें बोलता है कि अच्छे डांस पार्टनर्स, अच्छे लाइफ पार्टनर्स तो जरूरी तो नहीं, हाँ जी यू नो। तो जी तो आई एम जस्ट सेइंग, इट वाज वेरी कूल, इट वाज वेरी जी मॉडर्न, इट हैड सो मेनी लवली जी सीन्स। जी उसमें जिमी और उदय का पहली बार मिलने का सीन है, जिसमें जिमी पहली बार उदय को मिलते, तो हाँ जी उनको इंट्रोडक्शन करते हैं, हाँ जी रोहित और संजू। जी तो संजू उदय चोपड़ा एंड रोहित इज जिमी जिमी शेरगिल। शेरगिल तो हाँ, तो रोहित बोलता है संजू को कि अच्छा तुम हो संजू, जी वो दूसरा इंसान जो अंजलि के बेहद करीब है। हाँ जी तो संजू बोलता है पहला, दूसरे तो हाँ तुम हो। जी तो बहुत शार्प जी डायलॉग्स थे, और जी बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट थी। पोइट्री मैंने पहली बार, मतलब हिंदी फिल्मों में जी डायलॉग के अंदर, कमर्शियल जी सिनेमा में हिंदी फिल्मों में हाँ पोइट्री जी नहीं कोई यूज करता, जी मगर मैंने वो किया कि जी है आज मेरे यार की शादी मगर हाँ मैं जी खुश नहीं हूँ, है किसी की यार की शादी मगर मैं खुश नहीं हूँ। तो वो कि आदमी के पास में जब खुल्लम खुल्ला सबको बताना है, जी वो पोइट्री का एक रीजन होना चाहिए कि वो जी क्यों पोइट्री बोल रहा है, हाँ जी क्यों वो सीधे सीधे बात नहीं कर सकता, जी तो वो अपनी बात घुमा के पोइट्री जी के थ्रू कर रहा है। जी एनीवे, वो फिल्म बनी, बहुत अच्छी बनी, हमें बहुत पसंद आई। मतलब जब हमारा ट्रायल वायल हुआ, तो जी उस वक्त तो ऐसा रिएक्शन था, जो अदी सर के शब्दों में, हाँ कि जी भाई ऐसा लग रहा था दिलवाले के बाद यही बनी है पिक्चर, हाँ डीडीएलजे जी के बाद यही हाँ बना जी ही नहीं है। हाँ ये जी इतनी अच्छी, सबको इतनी पसंद आई, हाँ जी क्योंकि उस वक्त उसकी रिलीज बहुत लिमिटेड थी, शायद 200 स्क्रीन्स में ही रिलीज की गई थी फिल्म, बहुत छोटी अच्छा रिलीज थी ओके उसकी शायद, फिल्मों में मल्टीप्लेक्सेस में, और उस वक्त मल्टीप्लेक्स अभी पिकअप नहीं हुए थे, दे वर जी जस्ट कमिंग अप। तो जी वो उतनी बड़ी हिट नहीं हुई हाँ जितनी जी बड़ी हिट हो सकती थी। म्यूजिक बहुत कमाल जी था फिल्म का, जी जीत प्रीतम ने बहुत अच्छा म्यूजिक जी दिया था। शरारा शरारा, हाँ जी और जागे जागे अरमा है जागे जागे हम, और एक लड़की की तुम्हें, सारे गाने बहुत जी कमाल थे। जी तो और टाइटल सॉन्ग भी, मेरे यार की शादी जी है, बहुत अच्छे गाने। जी अगर वो फिल्म मतलब आई गई हो गई थोड़े 6-7 महीनों में आके, जी और फिर हमको दूसरी फिल्म बनानी थी, तो फिर बैठे थे हम लोग, कहानियां ढूंढ रहे थे, कहानियां ढूंढ रहे थे। जी बहुत लोग, मेरा ऐसा भी कोई वो नहीं था कि भाई पहली पिक्चर मैंने लिखी जी तो सारी मैं ही लिखूंगा, जी मैं तो डायरेक्टर बनना चाहता था। जी मैंने कहा जिससे भी आप हाँ कहीं जी से भी ले आओ, मैं जी पिक्चर पे गाना, पिक्चर बनाना जी चाहता हूँ, मैं जी लिखना कोई मेरे को शौक नहीं होता। बट वो नॉस्टैल्जिक में आ गई, मतलब अभी भी अगर हम उस मूवी को देखते हैं तो हम लोगों को वही डीडीएलजे वाली जो पुरानी जो 90s की फिल्मों वाली जो फीलिंग आती है वो आज भी आती है। तो मतलब वो हाँ, टाइम को डीडीएलजे सर्वाइव कर गई। डीडीएलजे के बिना मेरे यार की शादी नहीं बन सकती, उस तरह की फिल्मों का जी एक पैटर्न, या मैंने प्यार हाँ किया के जी बिना डीडीएलजे नहीं बन हाँ सकती। जी तो ये
हम वी ऑलवेज बोरो फ्रॉम व्हाट इज देयर। मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरे यार की शादी इज वेरी मॉडर्न। मतलब जी। आप देखिए उस फिल्म में दकियानुसी कोई बात नहीं है। पिक्चर के एंड में क्लाइमैक्स नहीं है, हाँ चार जी। सीन है जी। एंड में, और जी। टॉकी टॉकी सीन है। चारों जी। सीन में दो कैरेक्टर बात कर रहे हैं, उसी में कहानी खत्म हो जाती हाँ है। जी। हाँ जी। देयर इज नो क्लाइमैक्स, तलवारें जी। निकल रही है, लोग मार रहे हैं, हाँ एक्शन कर रहे जी। हैं, जो कि डीडीएलजे में हाँ था। जी, डीडीएलजे में आप उस इनमें था। रोक से नहीं पाते, हाँ। मगर जी। हमने तोड़ी थी वो सारे बंधन जी। स्टोरी राइटिंग के, वो जी। सारी जंजीरें कि नहीं, जी। इमोशन इतना बड़ा है, बात हमको इतनी स्ट्रांगली करनी है कि एक्शन से वो डाइल्यूट हो जाएगा, तो हमने नहीं किया। और kudos to Sanjay sir for allowing me to write like that. जी। Kudos to Adi sir for allowing us to make a film like that. Kudos to Yashji for putting his name behind and hearing the script and saying that it's very good and you must make it exactly like this or whatever. तो इनका ये बहुत कलेजा चाहिए इस तरह की चीजें करने जी। के लिए, कि भाई पैसा लगा दिया हमने। जी। और सिर्फ पैसा नहीं लगाया उनका, जी। आदि का भाई यशजी का इनको। बेटा जी। उदय, वो वो भी एक्टिंग फिल्म में भी है। कर रहे हैं। जी। नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स अबाउट हिज रेपुटेशन, इट्स अबाउट हिज, जी। भाई लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, जी। इतना अलग तरह की चीज कर जी। रहे हैं। पता नहीं इस तरह का कैरेक्टर लोगों को जी। अच्छा लगेगा कि नहीं, कि साला जी। वो शादी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ शादी इज अ जी। सीक्रेट बॉन्ड हाँ इन जी। इंडिया, जी। सीक्रेट बंधन है। जी। तो खैर ये सारी चीजें थी, तो मैं उनको भी बहुत बहुत मतलब बहुत आभारी हूँ उनका। और मुझे जी। रियली लगता है कि उन वो विजनरी हुआ करते थे, और विजनरी जी। उनके विजन की वजह से इस फिल्म तब बन एक पाई। डिफरेंट कॉन्सेप्ट आप बाहर लेके आ पाए, फिर राइटर भी आपको जो क्रिएटिव साइड और दिखानी होगी और अपनी देखिए वो दिखा मेरे पाए। यार की शादियां खत्म करने के बाद हमने दूसरी फिल्म बनाई धूम, जी। जो उससे बिल्कुल अलग, जी। एक और बिल्कुल नया जी। तरीके का हाँ जी। एक वॉइस के अंदर के हम यंग बॉयज के लिए फिल्म बना रहे, लेकिन बच्चों को वो फिल्म पसंद है, जी। औरतों को वो फिल्म पसंद है, लड़कियों को वो फिल्म पसंद है, जी। सबको पसंद है। हाँ जी। क्यों? क्योंकि बाइक्स है, गुड लुकिंग फिल्म है, जी। थ्रिलर है, जी। खटाखट खटाखट पेट चल रही है, गाने जी। कमाल, प्रीतम ने जी। जो चारों गाने बनाए, शिक दुम, और टाइटल सॉन्ग धूम हाँ जी। मचाले, और बहुत कमाल जी। म्यूजिक था उस फिल्म का। जी। तो सलामी जो क्लाइमैक्स सॉन्ग था वो भी बहुत हाँ कमाल था। जी। सो हाँ जी। और दिल भरा जो जी। मेरा फेवरेट गाना है। तो जी। सारे के सारे गाने, चारों गाने बहुत अच्छे थे। जी। पिक्चर एक्शन कमाल था, एलन अमीन जी। तो एक्शन डायरेक्टर थे, और हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी एक्शन हाँ जी। डिजाइन करने में। जी। और मेरे लिए बहुत नया था, क्योंकि मैं पहली बार एक्शन कर रहा था, मैंने जी। कभी उसके पहले एक्शन नहीं, एक्शन फिल्म नहीं बनाई थी। उससे पहले एक्शन फिल्म नहीं बनाई थी। जी। उसी लालच में मैंने वो फिल्म की, वरना मैं छोड़ना चाहता था। जी। मतलब मैं अपनी फिल्म बना, मुझे हाँ ऑफर्स जी। बहुत आ रहे थे। हाँ जी। मेरे यार की शादी बन रही थी तभी मुझे ऑफर्स आ रहे हाँ थे जी। फिल्म डायरेक्ट करने के। जी। मैंने कहा नहीं, मैं अभी, जी। तो मैं मना करते जा रहा था, क्योंकि फिर आदि सर ने भी बोला यार एक्शन पिक्चर है, कर ले तू, फिर हाँ तेरे जी। लिए भी अच्छा होगा, और आई नीड यू ऑन दिस आपकी फिल्म। बॉन्डिंग भी संजय हो गई थी भी, ना आदि सर के साथ में, उदय सर के हाँ, साथ में और जी। और संजय सर तो मतलब मेरे बिना उन्होंने धूम खत्म होने तक, धूम 2 में उन्होंने पहली बार जी। मेरे बिना एक्शन और कट बोला है। हाँ जी। वरना वरना मेरे बिना हाँ मैं जी। सेट पे होता था, तैयारी करता जी। था, और फिर वो और मुझे उनका विजन पता था। मैं संजय सर से इतना उनकी रिस्पेक्ट करता था और इतना प्यार करता था उनसे, जी। कि उनको क्या चाहिए, हाँ जी। मैं समझ सकता था कि उनको क्या चाहिए, और वो मुझे 4 लफ्जों में बता देंगे, मैं 40 में लोगों को समझा दूंगा, और 400 में उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। जी। उतना मतलब हमारा तालमेल जिसको कहते जी, हैं, आपकी बॉन्डिंग तादात्म्य जो, अच्छी हो गई थी, मतलब आप एक दूसरे को समझ हाँ, पा रहे थे कि क्या शोकेस करना चाहते हैं। हाँ, नॉट बॉन्डिंग एज फ्रेंड्स, वी वर नेवर जी। फ्रेंड्स एक्चुअली। हम ओके। लोग की तकरार बहुत होती थी, हम लोग जी। आर्ग्यू भी बहुत करते थे। जी। फ्रेंड्स तो हम बाद में बने, धूम के बाद फ्रेंड्स बने हम लोग जी। एक्चुअली। जी। धूम तक तो हमारा बड़ा वर्किंग रिलेशन, प्रोफेशनल रिलेशनशिप था। जी। ऑफ कोर्स ही केयर्ड फॉर मी। संजय जी। सर को मेरी परवाह बहुत थी, ये तो जी। मैं कभी डिनाई नहीं कर हाँ सकता, जी। पहली फिल्म से। जी। चाहे मेरा झगड़ा चल रहा है उनके साथ ऑफिस में, चाहे ये हो रहा है, लेकिन फिर वो जब तनख्वाह होती थी उस दिन बोलते थे, मयूर ये लोखंडवाला में सेल लगा है, वहां तुम जाओ और मेरा नाम देना, तुमको 10% डिस्काउंट देगा, और जी। अच्छी 2 शर्ट। जी। तो मुझे वो आके मेरा पहला बैंक अकाउंट जी। लोखंडवाला में जाके, बैंक में जी। मैनेजर से मिलके, नहीं मेरा असिस्टेंट है, अभी इसका अकाउंट खोलिए, बेचारे को सैलरी कैसे मिलेगी, इसको जी। पैसे की जरूरत है। जी। ये तो मेरी केयर बहुत करते थे। जी। मुझे उन्होंने बहुत मतलब हेल्प किया छोटी छोटी चीजों में, ये हाँ सब जी। बहुत है।
एक्सक्यूज मी। और मैं उनकी इज्जत बहुत करता था, बड़े जी भाई की तरह थे मेरे। जी और मेरे लिए ये था कि जैसे बिगिनिंग में कभी हम लोगों का आर्ग्यूमेंट भी हुआ, तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने बोला, मयूर व्हाट इज योर जॉब? आई सेड आई एम द चीफ एडी। जी चीफ ऑफ व्हाट? असिस्टेंट डायरेक्टर। जी तो उन्होंने बोला असिस्टेंट, असिस्टेंट का मतलब क्या होता है? मैंने कहा असिस्ट, बोले टू असिस्ट, अंग्रेजी में वर्ब है ना हाँ टू जी असिस्ट, जी का मतलब क्या है डिक्शनरी में? जी तो मैंने कहा टू हेल्प। तो बोला एग्जैक्टली, योर जॉब इज टू हेल्प मी, इफ आई एम मेकिंग अ बैड फिल्म योर जॉब इज टू हेल्प मी मेक दैट बैड फिल्म, एंड डोंट मेक अ गुड फिल्म, डोंट ट्राई जी टू मेक योर फिल्म, जी लेट मी मेक माई फिल्म। जी तो मैं समझा असिस्टेंट के, असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर तरीके क्या होते हैं, कैसे जी काम किया जाता है, कैसे आप डायरेक्टर के विजन को बेस्ट जी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आप उसका विजन बदल नहीं सकते। जी मतलब आपको आपको वही करना है चेंज जो, नहीं करना और आपको उसी के उन्हीं के तो विजन पे अपना और आपको इन्हांसमेंट अपना कर विजन। सके। और ये बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि मैं संजय सर के साथ में काम करते जा रहा था, और संजय सर से पहले भी मैं अहमदाबाद में 6 साल अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ में हाँ काम जी किया था, और मैंने खुद भी डायरेक्ट किया। जी तो जब धूम खत्म होने आई, उसके बाद में मुझे ऐसा लगने लगा, जब तक बाय द टाइम वी वर, मतलब पिक्चर रिलीज होने होने से थोड़ा पहले ही, मतलब एक जी महीना पहले ही मुझे लगने लगा कि मैं सेम चीजें सोच रहा हूँ, सेम चीजें कर रहा हूँ। जी तो मुझे अपना विजन डेवलप करना है, मुझे जी बाहर निकलना है, मुझे कुछ अलग करना जी चाहिए, मैं आई कैन नॉट कीप डूइंग। जी तो बहुत अच्छी, बहुत कंफर्टेबल लाइफ छोड़ के मैंने वो जी छोड़ दी वो जॉब। देन यू टुक अ ब्रेक फ्रॉम और फिर धूम। आफ्टर धूम आपने ब्रेक लिया कि आपको अभी कंटिन्यू नहीं आफ्टर करना। धूम आई आई क्विट यशराज। हाँ, ब्रेक तो या नहीं, काम तो करना ही था मुझे। जी जी मेरे पास में एक फिल्म थी, मुझे ऑफर की गई थी डायरेक्ट करने के लिए, लिखने जी के लिए, तो मैं वो लिख रहा था। हाँ वो जी भी नहीं बन पाई फॉर वॉट एवर रीजंस। जी और वो बनती तो बहुत बड़ी फिल्म होती है उस वक्त जी इंडस्ट्री में, सारे एक्टर्स, बड़े बड़े एक्टर्स उस वक्त काम जी करना चाहते थे उस फिल्म में। उस फिल्म की जी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी। हाँ जी सलमान खान करना चाहते थे जी वो फिल्म, अक्षय कुमार वो फिल्म करना चाहते थे, अक्षय खन्ना वो फिल्म करना चाहते थे, सैफ अली खान साहब करना चाहते थे। उन्होंने कहा 1 साल रुक जाओ, मैं कर लूंगा ये पिक्चर। तो बहुत, मतलब बहुत अच्छा जा रहा था मेरा, कि अभी हो जाएगी पिक्चर, हो जाएगी, लेकिन वो फॉर वॉट एवर रीजन हुई जी नहीं। प्रोड्यूसर्स का भी एक होता है जी विजन, किस तरीके से चीज को एग्जीक्यूट करना, हाँ कब कौन जी सा कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, कब, ये सब जी चीजें वो नहीं कर पाए। जी और मूविंग फॉरवर्ड काम नहीं हो पाया उस फिल्म में। स्क्रिप्ट रेडी थी, मगर जी स्क्रिप्ट के बाद हमें, जो होता है ना, एग्जीक्यूशन आप नहीं हो एज ए, पाया जी यू मस्ट इन्वेस्ट इन म्यूजिक, यू मस्ट इन्वेस्ट इन अदर थिंग्स ऑल्सो, बाकी का जी कास्टिंग ये वो नहीं। वो एक हीरो को लेके ही पड़े रहे, तो वो कभी कभी क्या होता है, उस वक्त की थिंकिंग भी प्रोड्यूसरों की ऐसी, एक बार हीरो जाए फिर करेंगे आगे का काम। हाँ वो जी हीरो भी देखते हैं कि आप बाकी चीजें कर हाँ रहे हो जी कि नहीं कर रहे हो। जी तो एनीवे, वॉट एवर रीजन, वो फिल्म नहीं जी बनी। जी वो फिल्म नहीं बनी। अब मुझे तो घर चलाना था, मैं तो हाँ जी बहुत ही, मतलब सड़क पे आने वाली स्थिति हो गई, जी क्योंकि यशराज छोड़ दिया था, सैलरी बंद हो गई। जी अब क्या करो? तो प्रीतम क्योंकि मेरा दोस्त था, हाँ और जी वो, मैं तो उसको पिछले 4-5 साल से हेल्प कर ही रहा था, उसके हाँ जब जी गाने बनते थे तो मैं जी मुखड़े लिखता था, डमी जी लिरिक्स लिखता था। जी तो प्रीतम ने कहा कि तुम गाने लिखना शुरू करो, तो मैंने गाने लिखना शुरू किया जी प्रीतम के लिए अच्छा फिर आपकी सॉन्ग 2005 में। राइटिंग की जर्नी यहाँ पे शुरू हुई। मतलब राइटिंग आपने गुजरात में की, डायरेक्शन आपको यश राज में मिला एंड उसके बाद जो आपको राइटिंग की सॉन्ग राइटिंग की फिर जर्नी। मैंने गाने लिखे पहले साल में 2005 में, कोई 20 गाने लिखे, उसमें से कुछ 15 हिट हो गए। जी प्यार के साइड सारे गाने मेरे थे। हाँ जी अच्छा और बहुत सारी फिल्मों में दो दो जी तीन तीन गाने, चॉकलेट और फाइट क्लब और एक खिलाड़ी एक हसीना, ऐसी बहुत सारी फिल्में आई, छोटी फिल्में थी लेकिन म्यूजिक बहुत अच्छा था, जी वो सारे गाने हिट हुए। जी और सॉन्ग राइटिंग की जर्नी चलते चलते साइमल्टेनियसली 2006 में मुझे ओम शांति ओम मिली। मैंने ओम शांति ओम लिखी, 2007 में वो रिलीज हुई, वो ब्लॉकबस्टर हो गई। जी 2008 में मैंने सिंग इज किंग के गाने लिखे, वो जी सारे गाने ब्लॉकबस्टर हो गए। जी तो 2008 तक मैं एस्टैब्लिश बहुत अच्छे से इंडस्ट्री में हो गया, जी एज अ राइटर ऑल्सो एंड एज अ लिरिक राइटर ऑल्सो, जी दोनों दोनों। बट फिर यश राज के एक तरीके से आपका एक टैग भी तो आपके उसमें रिव्यू में जोड़ देता है ना। अगर यश राज में आपने काम नहीं कर लिया तो वो एक आपका वो नहीं नहीं होता नहीं इंडस्ट्री में। नहीं 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 नहीं, मेरे पे कोई टैग नहीं था। जी मैं यशराज से निकला हूँ 2005 में। हाँ जी 2007 में अंतिम रिलीज हुई, किसी को पता नहीं था कि मैं यशराज से निकला हूँ, कोई नहीं ओके जानता। जी वो एक मेरे दोबारा से सर एक पे, नई जर्नी है। इनफैक्ट इनफैक्ट हैप्पी न्यू ईयर जब मैंने की, मतलब, तो हाँ जी मैंने 300 फिल्में, 250 जी फिल्में की है मैंने, जी अलग अलग कैपेसिटी में, किसी में जी गाना, किसी में ये, किसी में जी डायलॉग, किसी में कंसल्टेंट, किसी में, आधी पिक्चरों में मेरा नाम नहीं है, उन पिक्चरों में मैं कंसल्टेंट हूँ, या मैंने स्क्रिप्ट डॉक्टरिंग की जी है, या मैंने बहुत सारी चीजें की, तीन जी सौ के ऊपर फिल्में कर चुका हूँ। हाँ अब जी 250-300 फिल्मों में मैंने काम, जी आई वाज सेइंग कि एज अ क्रिएटिव पर्सन आई हैव डन सो मेनी डिफरेंट थिंग्स जी दैट
don't know how to categorize myself, but yes, I'm a creative person। और जो जी जो मुझसे कहा जाता है जब जब, और अगर उसकी सही, मेरे वक्त की जी सही कीमत मिले तो मैं कर देता हूँ। जी जी। बाकी आप जो राइटर्स के लिए भी काफी टेक लेते हैं, उसके लिए भी आपको काफी जाना जाता है कि आप राइटर्स के लिए काफी टेक लेते हैं। तो राइटर्स के लिए आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से राइट जो होने चाहिए, जो भी राइटर्स को इंडस्ट्री में नहीं दिया जाता, इतने अप्रिशिएशन या इतना जो है विजिबल, लोगों को नहीं पता होता कि इसके राइटर कौन है। एक्टर्स तो सब जानते हैं। आप आप मेरे को बताइए, आपकी फेवरेट 5 फिल्में कौन सी हैं? हाँ जी, डीडीएलजे, जी मोहब्बतें। जी। मोहब्बतें। जी। सैयारा भी आई है। जी। ओके। और दिल मिल गए। जी। ओके, दिल मिल गए। हाँ जी, भूतनाथ। भूतनाथ। हाँ जी। अच्छा, चलिए, डीडीएलजे के डायलॉग्स किसने लिखे हैं आपको पता है? नहीं सर। नहीं पता है ना? जी। आपकी पहली जो आपकी लिस्ट में टॉप पे, मैंने 5 हाँ फिल्में जी। पूछा, वो हाँ जी। से ही पूछा। जी। मैं जानना चाहता था आपकी मोस्ट फेवरेट कौन सी है। जी। जो आपकी मोस्ट फेवरेट फिल्म है उसके टॉप पे जो फिल्म, जो जो नाम है, उस फिल्म, जो आपकी फेवरेट फिल्म, जी। उस फिल्म के डायलॉग किसने लिखे हैं आपको नहीं पता है। हाँ जी। करेक्ट। जी। तो ये हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जी। कि राइटर्स को, अगर आपको पूछो उस पिक्चर में हीरो कौन था, हाँ जी। आपको जी। पता है शाहरुख खान थे। जी। जी। आपको पता है हीरोइन काजोल जी। मैम थी। जी। आप सभी लोग पता होंगे, हाँ जी। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि उस पिक्चर का हाँ जी, राइटर राइटर कौन है। कौन था, डायलॉग राइटर कौन था। हाँ, तो आदि सर ने खुद ने लिखी थी वो फिल्म, हाँ लेकिन जी। डायलॉग्स में जावेद सिद्दीकी साहब भी हैं जी। जिन्होंने हाँ जिन्होंने जी। डायलॉग लिखे उसके। तो जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें पता है मुगले आजम, लेकिन हमें वजाहत मिर्जा का नाम नहीं पता, हाँ जी। है ना? हाँ जी। या हमें 4 लोगों ने लिखी थी मुगले आजम, के आसिफ साहब ने खुद भी उसमें जी। है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो राइटर्स का वो ये है, वो है क्रेडिट का, कि जी। लोगों को पता ही नहीं है क्या किसने लिखा, और लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता, लोगों को जी। लोग जानना भी नहीं चाहते। और मुझे हाँ जी। बहुत अजीब लगता है जी। कि अगर आप, और ये सिर्फ राइटर्स के साथ में नहीं है, जी। ये दुनिया भर के क्रिएटिव फील्ड में होता है। जी। आपको लगता है राइटिंग वही काम है, आप किसी होटल में गए, हाँ जी। आपने खाना खा लिया, आप शेफ का नाम तो नहीं पूछते। जी। तो आपको लगता है फिल्में भी वैसी है, हाँ किसी जी। ने बनाई, देख ली, जी। हमें क्या जरूरत है नाम। लेकिन लेकिन फिल्म का बिजनेस और क्रिएटिव बिजनेस और रेस्टोरेंट में खाना खाना दो अलग चीजें, हाँ जी। है ना? ये, क्योंकि खाना तो आपने आज खा लिया, जी। कल सुबह वो आपके सिस्टम से निकल जाएगा, जी। लेकिन आप फिल्म जो देखते हैं वो आपके मन में रह जाएगी। हाँ जी। आपको डीडीएलजे के सीन आज भी याद है ना? जी। आपको जी। उसके कुछ डायलॉग पलट और याद होगा ना जी। आपको? जी। वो तो आपके सिस्टम से नहीं निकल गया। मैं हाँ आपको जी। बोलूँ, 5 साल पहले आपने रेस्टोरेंट में जो खाना खाया था, जी। क्या वो भी है आपके शरीर में? जी। नहीं है ना? नहीं है। ये दोनों काम की तुलना एक साथ नहीं हाँ हो जी। सकती। हाँ जी। आपको शेफ का नाम नहीं पता है तो ठीक है। हाँ जी। हालांकि मैं तो आपको पता होना, अगर आपको हाँ जी। पसंद है तो पता होना। जी। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जाके हर रेस्टोरेंट के जी। हर शेफ का नाम आपको हाँ पता, जी। लेकिन जिसका खाना आपको पसंद है, हाँ जी। वैसे ही जिसने फिल्म बनाई है, जिसने लिखी है। जी। क्योंकि देखिए, हर ब्लॉकबस्टर फिल्म पहले एक कोरा कागज ही होती है जी। बनने से पहले। एक जी। कोरा कागज होता है, जी। उससे एक आदमी कुछ आकृतियां बना देता है, जी। और उससे वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हाँ बनती है। जी। एक्सक्यूज मी। तो उस आदमी की इंपॉर्टेंस, उसके काम की मेहनत, और वो आपको याद रहता है। जी। जो आपको याद रहता है, उसके उसको क्रिएटिविटी, वो हाँ क्रिएटिव जी। काम है, जी। वो आर्ट है, जी। वो लिटरेचर है, जी। वो काव्य है। आपको पता होना एंड चाहिए। उसका वो होना आपको चाहिए पता कि होना लोगों को वो चाहिए भी पता होना आपको चाहिए पता कि होना किसने चाहिए लिखी। कि आपको पता होना चाहिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखा है। हाँ जी। आपको पता होना चाहिए कि मृच्छकटिकम शुरुतक ने लिखा है। आपको पता होना चाहिए कि मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर ने लिखा है। आपको जी। पता होना चाहिए डॉक्टर फॉस्टिस क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। क्यों? जी। जो चीजें आप पसंद करते हो, ये मेरी पसंद की चीजें, जी। लेकिन जो जो चीजें आप पसंद करते हो, जी। आपको उनके क्रिएटर्स का नाम पता होना हाँ जी। चाहिए। जी। ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है जिससे हम चूके हैं। ये जी। जिम्मेदारी हमने नहीं निभाई है। हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया कि आपको क्रिएटिव चीजें याद रखनी चाहिए, क्रिएटिव कौन है, इन क्रिएटर को भी याद जी। रखना चाहिए। जी। क्योंकि अगर आप नाम याद रखोगे तो उसकी एक पहचान बनेगी, उसकी पहचान बनेगी तो वो
अपनी कीमत, अपने काम की कीमत मांग पाएगा, उसे एक डिग्निफाइड, एक जी। इज्जतदार जिंदगी मिल जीने का मौका मिल पाएगा। हाँ जी। ये बहुत जरूरी है। जी। अब एंड देखिए, जी। मैं अभी तक मैं बोलता हूँ हमारे इंडिया में 3 आर नहीं है, 3 आर का बहुत प्रॉब्लम है। पहला आर रिकग्निशन। राइटर, संगीतकार, गीतकार, क्रिएटिव पर्सन जो लिख रहा है उसका रिकग्निशन ही नहीं है। जी। रिकग्निशन होगा तो रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी कि जो समाज में बड़े बड़े लोग बैठ के डिसाइड कर रहे हैं आज ये रिंगटोन का क्या रेट होना चाहिए डाउनलोड का, या जी। जो डिसाइड कर रहे हैं पार्लियामेंट में कॉपीराइट की क्या शर्तें होनी चाहिए, या जी। ये किस तरीके से लॉ बनना चाहिए, या फिर कोई एक प्रोडक्ट कोई लेके आ रहा है मार्केट में और जी। उसमें म्यूजिक यूज हो रहा है तो उसकी रॉयल्टी जी। कैसे दी जाएगी। हाँ जी। ये अंधाधुंध चल रही है चीजें। जी। कंपनी वाले खुद ही, आपको पता है स्पॉटिफाई कितना पैसा देता है, जी। कितना परसेंट, आपको पता है यूट्यूब कितना परसेंट देता है आर्टिस्टों को म्यूजिक डालने के लिए। और सबसे कमाल की बात यह है, वो डिसाइड कौन करता है? यूट्यूब खुद ही डिसाइड करता है। हाँ जी। उनसे नहीं समझ रहे हैं? पूछा जाता। जी। नहीं नहीं, कोई 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 क्रिएटिव आदमी उस प्रोसेस में ही नहीं है। जी। रेट क्या डिसाइड होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी क्या होगी, इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो पहली चीज मैंने कहा रिकॉग्निशन, पहचान होनी चाहिए। जी। आपको पता होना चाहिए किसने क्या किया है। अगर पहचान है तो तो आप रिकॉग्निशन पे जाएंगे, रिकॉग्निशन से जी। रिप्रेजेंटेशन पे जाएंगे। रिप्रेजेंटेशन एंड अब देन रेन्यूमरेशन। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर रिप्रेजेंटेशन होगा तो रेम्यूनरेशन होगा। जी। आप समझे? हाँ तो ये जी। बहुत जरूरी है कि ये पहली चीज जो समाज कर सकता है, पहली चीज जो आप कर सकते हैं, जो देख जी। रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि मैं दुनिया भर के सारे क्रिएटर्स को आप याद ना रखें, लेकिन आपके फेवरेट के जो चीजें आपको जी। बहुत पसंद है, जी। प्लीज जरा जाके उनकी मेहरबानी रिसर्च करके करनी देखिए कि चाहिए क्या एंड उसके बारे में नॉलेज होनी उनका चाहिए। नाम, क्रेडिट, उनकी क्रेडिट बराबर दी गई है कि नहीं। आपको जो गाने पसंद है आप यूट्यूब पे देखिए, आप जी। स्पॉटिफाई पे देखिए, आप नीचे जाके देखिए क्या उसमें लिरिसिस्ट का नाम है कि नहीं, जी। क्या ठीक से दिया गया है कि नहीं, उसकी स्पेलिंग करेक्ट है कि नहीं। कई जी। जगह पे मेरा नाम मयूरी पूरी करके लिख देते हैं। जी। आपने एक आई लगा दिया गलती से, जी। मेरी सारी रॉयल्टी चली गई, हाँ जी। मुझे तो पैसे नहीं मिलने उस गाने के। जी। आप समझ रहे हैं? जी। तो लोगों ने कल्याणी आनंद जी करके नाम लिखा के और रॉयल्टी खा गए दूसरे लोग, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई की। जी। तो ये चीजें होती हैं। जी। तो ये आप देखिए, अगर एज 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 अ कॉमन पर्सन आप इतना तो कर ही सकते हैं। आपको जी। जो गाना पसंद है, जी। आपको जो कहानियां पसंद है, आपको जो फिल्में पसंद है, देखिए उसमें क्रेडिट है कि नहीं, राइटर की हाँ जी। बराबर है कि नहीं, जी। सही है कि नहीं। ये एक पर्सनल ड्यूटी नहीं है, बनती है एज अ व्यूअर आपकी कि आपको पता नहीं होना है, चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, लिख रहा है, या वो करेक्ट है, उसे मिल रहा है उसका कि नहीं मिल रहा है। और अगर नहीं है तो इट्स योर ड्यूटी टू कॉल इट आउट। या। आप सोशल मीडिया पर टैग करें, जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जहां पे आपने देखा, स्पॉटिफाई, यूट्यूब, गाना, सावन, जहां आपने देखा उसको जी। टैग करें जी। और उसको बोले भाई आपके प्लेटफॉर्म पे मुझे पता है इस गाने के लिरिक्स इन्होंने लिखे हैं, जी। लेकिन इनकी स्पेलिंग गलत, इनका क्रेडिट। नाम गलत है, जी। करेक्ट करो। हाँ जी। क्रेडिट द क्रिएटर्स, हमने एक हैशटैग चलाया था, क्रेडिट द क्रिएटर्स, जी। ट्विटर पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। हाँ जी। तो इसमें बहुत सारे ऐसे किस्से आपको देखने को मिलेंगे कि जिसमें क्रेडिट नहीं दी गई है सही तरीके से। जी। तो मेरी लड़ाई उस बात की है कि सबको क्रेडिट मिले, क्रेडिट मिलेगा तो हम लोग फिर अब कैसे कैसे रॉयल्टीज ऊपर लाना और कैसे एक हाँ डिग्निफाइड जी। जिंदगी आर्टिस्ट को देना। जी। और ये समाज का दायित्व है, ये समाज की जरूरत है। जी। और क्योंकि अगर आर्ट खत्म हो जाएगा जी। क्या ही बचेगी। हाँ जी। मतलब साइंस से, मैथ से जिंदगी जीने के जीने के, मैथ अगर आप सीख, कॉमर्स बिजनेस आ गया तो पैसे कमाना सीख जाओगे तो हाँ भाई जी। आप, साइंस से आपकी जिंदगी सहूलियत हो सकती है कि भाई बिजली आ गई, अब आपको हाँ जी। अलादीन का चिराग जी। जला के और तेल डाल के उसमें से नई रोशनी करनी है, भाई बटन दबाया लाइट आ रही है, बहुत अच्छी जी। बात है। ये सहूलियतें करती है, हाँ लेकिन जी। जिंदगी जीने लायक बनती है जी। आर्ट से, जिंदगी हाँ जीने लायक, जी। जिंदगी का रस क्रिएटिविटी जो से। है, जी। जिंदगी की जो समझ है, वो तो वो तो कविताओं से ही, कहानियों से, हाँ इन्हीं जी। चीजों से आती है। जी। और आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बड़े बड़े महल, बड़े बड़े इमारतें, बड़े बड़े ब्रिज, ये सब ढह जाते हैं, सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता, जी। सिर्फ आर्ट रहता है। जी। शाहजहां ने ताजमहल बनाया इसलिए हम उसको जानते हैं, बाकी बहुत वीक रूलर था। हाँ जी। उससे बड़े बड़े काम अकबर ने किए, उससे बड़े बड़े काम जी। बाबर ने किए, उन सबसे बड़े बड़े काम चोलास, पांड्यास, इन्होंने किए। हमारे देश में कितने कमाल जी। राजा हुए, हाँ जी। इन उस वक्त के राजाओं में से हमें कौन याद है? जी। चंद्रगुप्त मौर्य अगर चाणक्य नहीं होता तो कौन याद रखता हो? जी। आप ये सोचिए, विक्रमादित्य अगर कालिदास नहीं होते, जी। अगर महाकवि कालिदास नहीं होते तो विक्रमादित्य को कौन याद रखता? हाँ जी। लेकिन आज विक्रमादित्य
आगे के 10 राजा और विक्रमादित्य के बाद के 10 राजा, एक का नाम आप मुझे बता दीजिए। हम्म। किसी को नहीं पता, जी। किसी को तो नहीं एक पता, राइटर ये कोई जो याद नहीं लेके रखता, चल रहा है बहुत धीरे। लेगेसी को। जी। कालिदास कालिदास उस दौर में हुए, कालिदास उस दौर में हुए, उन्होंने लिखा, उनका आर्ट जिंदा है, इसलिए हमें उस दौर के बारे में पता है। जी। अगर आप चाहते हैं, आप, हमको लगता है कि हम बच्चे पैदा कर देंगे तो हमारा डीएनए आगे बढ़ जाएगा और उससे हमारी लेगेसी कंटिन्यू करेगी, नहीं। आपकी लेगेसी कंटिन्यू करेगी कि आपने क्या संस्कार बच्चों को दिए, जी। उससे आपकी लेगेसी हाँ कंटिन्यू जी। करेगी ना। आपकी लेगेसी कंटिन्यू करने के लिए, समाज की लेगेसी कंटिन्यू करने के लिए इस वक्त का आर्ट, इस वक्त की पोएट्री, इस वक्त की लिखाई, वो कंटिन्यू, तो वो तो फिर तभी हो रिकॉग्नाइजेशन पाएगा मिलने की जरूरत है, एक क्रेडिबिलिटी मिलने आदमी की को जरूरत है। बेटर है, उसको खाना पीना मिले, एक डिग्निफाइड जिंदगी जी सके, जी। तभी ना हो पाएगा। आप सोच सकते हो, जी। राम के दौर में, हम राम राज्य की बात करते हैं अक्सर, जी। कौन था राम राज्य में? राम राज्य में सबसे बड़ा आदमी कौन था, सबसे इज्जत वाला इंसान कौन था, जिसकी सबसे ज्यादा इज्जत हो? वाल्मीकि और वशिष्ठ, जी। गुरु लेखक थे। वाल्मीकि लेखक थे, हाँ एट द जी। एंड ऑफ द डे वॉज अ, वाल्मीकि को जी। आदि कवि कहा, जी। आदि कवि, हाँ पहला जी। संसार का पहला कवि। उन्होंने सबसे पहले, जो सबसे पहला दुनिया में सबसे पहली कविता की रचना हुई, हाँ, माँ निषादः प्रगति त्वम शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुनादेकम काम मोहितम। ये मंदाक्रांता छंद के अंदर बहुत प्यारा पहला, दुनिया का पहला श्लोक है, कविता है। जो जी। कविता है, जो हाँ, श्लोक भी है और वो हाँ जी। कबलेट है, मतलब कविता है वो। जी। और वो कविता वाल्मीकि ने जब रचना की, उसकी तमसा नदी के किनारे संध्या स्नान करते वक्त आसमान से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और उन्होंने कहा, आपने संसार के पहले काव्य की रचना की, अब इसे पूरा कीजिए आप। तब उन्होंने जी। रामायण लिखना शुरू हाँ किया। जी। वाल्मीकि की क्या इज्जत थी राम के दरबार में, वशिष्ठ की क्या इज्जत थी राम के दरबार में, वेद व्यास की क्या इज्जत थी महाभारत के कार्यकाल के दौरान। आप जी। सोचिए, जी। क्या आज वैसे गुरु हैं? जी। कौन है वो गुरु जो इस देश को चला रहे हैं? कौन है वो लेखक, कौन है वो कवि जो इस देश के लोगों को दिशा सूचन कर रहे हैं, जो जी। जो ज्ञान सचमुच दे रहे हैं जी। या अच्छा लिख रहे हैं? और जी। उनकी क्या औकात है, अच्छे से अच्छा लिखने वाले कवि, अच्छे से अच्छा लिखने वाले पोएट, और अच्छे से अच्छा बोलने वाले या गीत बनाने वाले संगीतज्ञ, उसकी क्या औकात है? क्या वो जी। महल में रह रहा है या झोपड़ी में रह रहे हैं? हाँ क्योंकि जी। कालिदास तो महल में रहते थे, जी। कालिदास तो महल में रहते थे, तानसेन महल में रहते थे, जी। ये हमको पता है, ये हाँ जी। डॉक्यूमेंटेड चीज है। जी। करेक्ट। जी। हाँ। लेकिन आज का जो अच्छा संगीतकार, जो अच्छा गीतकार है, जो अच्छा लिख रहा है, वो कहाँ रह रहा है, वो कौन सी झोपड़ी में? हाँ जी। वो एज चीजें अ चेंज होने सोसाइटी, की जरूरत है, फिर सोसाइटी हम लोगों को एक क्रेडिट लेना चाहिए फिर चेंज करने के लिए कि और जो उन्हें नहीं भी। कर रहा है, जो ये चीजें नहीं कर रहा है, अगर वो सशक्त व्यक्ति है, अगर वो पावर में है, अगर वो कॉर्पोरेट का हेड है, अगर वो बड़ी कंपनी चला रहा है, आप स्पॉटिफाई को ही देख लीजिए ना, मतलब 70 मिलियन या 70 बिलियन डॉलर्स वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं एक एआई कंपनी में जो वेपन्स बनाने वाली है। जी। कैन यू अंडरस्टैंड? और ऑथर्स को देने के लिए पैसे नहीं है, बहुत कम, बहुत कम जी। पैसे देते हैं वो लोग, वेरी हाँ स्मॉल जी। परसेंटेज। जी। यार, वो आप जितना इसमें स्टडी करेंगे उतना आपको झटके लगेंगे, हाँ आपको जी। शॉक लगेगा, आप जी। कि इस आदमी ने इतना। मैं कोरिया गया था 1.5 साल पहले, जी। और वहाँ की जो हमारी काम, जैसे यहाँ पे मैं आईपीआरएस के लिए काम करता हूँ, हाँ इंडियन जी। परफॉर्मिंग जी। सोसाइटी के लिए, वैसे ही वहाँ पे कॉमका है, कोरियन म्यूजिक सोसाइटी है। जी। तो कॉमका वालों ने मुझे बताया कि हमारा एक गाना एक आर्टिस्ट का आया था, बड़ा हिट हुआ था, शायद आपने सुना हो। हाँ तो जी। मैंने कहा कौन? तो उन्होंने बोला ओप्पा गैंगनम स्टाइल। जी। मैंने कहा वो ऐसा वाला, हो तो सबको पता है पूरी दुनिया में, हाँ मतलब जी। अफ्रीका में किसी जंगल में चले जाइए, वहां पे जी। ट्राइबल्स भी ओपा गैंगनम स्टाइल जी। गा रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे। जी। क्योंकि हम बहुत फेमस गाना है, हाँ पूरी जी। दुनिया में सबको पता है। जी। साई करके उसके म्यूजिक, या जो सिंगर या जी। जो कंपोजर जो भी है, साई उसके क्रिएटर है, हाँ जी। PSY साई, जी। उन्होंने वो गाना बनाया। कॉमका वाला ने मुझे कहा कि कैन यू इमेजिन, साई को इस गाने के लिए 1 साल में, जब रिलीज हुआ, जब सब जगह हिट हो गया, तब इतना हम्म। वायरल गाना था, उसको क्या रॉयल्टी मिली होगी? अब देखिए, बेसिक कैलकुलेशन अगर मैं करूँ रॉयल्टी का, तो बीटल्स ने कुछ, पॉल मकार्टनी ने बीटल्स के साथ कुछ 27 गाने बनाए, हाँ जी। उनकी कुछ मिलियंस में आपको रॉयल्टी हर साल, जी। फ्यू मिलियन पाउंड्स हर जी। साल आती है, हाँ जी। 27 गानों के लिए। जी। राइट। अब इसने इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर गाना बनाया जो पूरी दुनिया में चल रहा है, जी। तो मैंने कहा कपल ऑफ मिलियंस, जी। इतनी तो होगी हाँ रॉयल्टी। जी। उन्होंने कहा $45,000 ओह। केवल। एंड वो पूरा वर्ल्ड पहले, वाइड फेमस है गाना एंड स्टिल उन्हें वो इतना बड़ा गाना, उसको पहले साल में केवल इतनी। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि यार ये गलत हो रहा है हमारे आर्टिस्टों के साथ में, तो उन्होंने कॉमका ने फिर और काम शुरू किया अपने आर्टिस्टों को
कैसे उनको सही पैसे मिले, और फिर बड़े सारे इनिशिएटिव। हाँ जी। अब कोरियन म्यूजिक जो है वो के पॉप बन गया है, और जी। के पॉप इतने बड़े स्टार्स बन गए हैं। जी। और आप देख रहे हैं कहाँ, हमें इंडिया में करना है ये। हाँ जी। वो तो ट्रांसफॉर्मेशन अगर की हम जरूरत है चाहते हैं, अवेयरनेस के थ्रू। बिल्कुल हमें इंडिया में, इंडिया को म्यूजिक का, स्टोरीज का, फिल्मों का सॉफ्ट पावर बनाना है, गेमिंग का, फार्मा इंडस्ट्री का, या टेक्नोलॉजी का, हमें हर एक चीज में पेटेंट्स बनाने हैं, हमें इंडिया को जी। सॉफ्ट पावर बनाना है, हमें क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, फॉस्टर करना है, सिर्फ लिटरेचर में नहीं, साइंस जी। में भी, जी। बिजनेस में भी। क्रिएटिविटी हर जगह होती है ना, हाँ साइंस जी। में हाँ क्रिएटिविटी जी। ना, जो चीजें जी। जो लोग इन्वेंटर ढूंढते हैं, जी। चीजें बनाते हैं, उनकी कॉपीराइट को कौन प्रोटेक्ट करेगा? हाँ जी। कॉपीराइट प्रोटेक्शन में हम लोग सिर्फ फेस हैं, जी। हमारा तो अभी चेहरा है ओरिजिनल आर्टिस्ट ग्राउंड का, लेवल पे राइटर। इतना काम नहीं होता है। हाँ, लेकिन जो जो कॉपरेट, अगर मान लो कॉपीराइट लॉ को नहीं फॉलो कर रहे हैं, या ग्लोबल कंपनीज हैं जो कॉपीराइट लॉ को नहीं फॉलो कर रही हैं, उसे चैलेंज कर रही हैं, जी। ये ऑडियंस की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है कि उसे कॉल आउट करे, हाँ उसके जी। बारे में लिखे, करे, आपस में चर्चा करे, बोले कि ये लोग राइटर्स का और जी। गरीब लोगों का हक छीन रहे हैं, और जी। ये बहुत बुरा होगा हमारे। जी। क्योंकि आप इतिहास देख लो, हजारों हाँ। हजारों साल के इतिहास तक आपको पता नहीं चलता है हम्म। कि क्या हुआ, किसने जी। क्या किया, वो समाज जी। बर्बाद हो जाता है। वो क्यों? खाली क्योंकि उस वक्त के राइटिंग्स की आर्ट ही है जो फॉलो करती है उस वक्त लेगेसी। क्रिएटिविटी को दबा दिया गया। हाँ, उस वक्त हमको लगता है कि अरे एक बार क्रिएटिविटी, अरे ठीक है, अब तो वो जमाना था जब पत्थर पे लिखते थे और कागज पे लिखते थे और केले के छिलके पे लिखते थे, जी। केले के पत्ते पे लिखते थे। आज के जमाने में तो हमारे पास इंटरनेट है भाई, इंटरनेट पे भी चीजें सेफ नहीं है। हाँ आपको जी। पता है पूरे के पूरे आर्काइव किए जा चुके हैं, हाँ जी। पूरे के पूरे क्रिएटिव, वो कई पूरे। फिल्में हैं जो गायब हैं इंटरनेट पे भी available नहीं, जो अवेलेबल थी हाँ जी। 5 साल पहले, 10 साल पहले तक। जी। वो हटा दी गई है। अभी नहीं रहेगा। हाँ अगर जी। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि 50 साल के अंदर मयूरपुरी का नाम नहीं होना चाहिए दुनिया में, जी। वो मिटा सकते, इट जी। इज पॉसिबल फॉर देम टू डू इट, ओके। यू नो। ये हमारी जिम्मेदारी है, आदमी, आम आदमी की जिम्मेदारी है कि इसको कंटिन्यू करे और मेक श्योर करे कि इनको इनका हक मिले। जी। शेक्सपियर के टाइम पे उसको लोगों का सपोर्ट था, जी। कालिदास के वक्त भी कुलगुरु थे, लेकिन वो लोगों के प्रिय शायर थे, जी। पोएट थे। जी। गालिब को लोगों ने, जो लोग जिंदा रखते हैं उसे कोई सरकार नहीं मार सकती, जी। उसे कोई बिजनेस नहीं मार सकता, उसे कोई भी शक्ति मार नहीं सकती अगर जी। लोग जिंदा रहे। वो लोगों की तो ये लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें करना चाहिए, आई थिंक लोग लोगों की समझना चाहिए। जिम्मेदारी है कि आर्ट को जिंदा रखें। जी। दैट्स व्हाट जी। जी सर। एंड फिर अब बात करते हैं आपके डायलॉग्स के बारे में। आपके बहुत ही ज़्यादा फेमस डायलॉग्स हुए थे, तो आपको लगता है कि मतलब जब आप ये डायलॉग्स लिख रहे थे तो वो इतने ज़्यादा फेमस हो जाएंगे, जैसे कि आपने लिखा एक चुटकी सिंदूर या पिक्चर अभी बाकी है, कितने सारे वो डायलॉग्स है जो कि हर जगह यूज होते हैं और कॉमनली यूज होते हैं। तो मतलब आपकी क्या हाँ, माइंडसेट था वो लिखने के पीछे जब आप लिख रहे थे? नहीं, वो तो जो जो कैरेक्टर का स्टेट ऑफ माइंड होता है वही मेरा माइंड सेट होता है। हाँ मैं जी। तो घर से अपने दिमाग से नहीं लिख रहा हूँ ना, मतलब अपने दिमाग से लिख रहा हूँ, लेकिन as a person, it's not Mayurpuri saying these lines. It's Om जी। Prakash Makhija who's saying these lines. जी। Yeah, it is Shanti Priya, or it is Om's mom, or it is Pappu, or जी। it's Bela Makhija, जो भी है। जी। तो या मुकेश मेहरा है, जो भी बोल रहा है, तो ये जी। किरदार है, ये कैरेक्टर्स मुझे फारा मैम ने दिए, जी। उन्होंने इंस्पायर किया, उन्होंने बताया इस कैरेक्टर क्या, ये कैरेक्टर क्या बात करेगा, कैसे करेगा। खैर, ओवरऑल मोटा मोटा, हाँ जी। जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मैं एक्टिंग ही कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ अगर मैं बोलूंगा तो मैं कैसे बोलूंगा ये डायलॉग, जी। मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई और मुझे एक्ट करना है। हाँ और जी। फिर मैं एक्टिंग नहीं करता, मैं लिख देता हूँ वो, जी। और वो लिख देता हूँ, वो एक्टर के लिए बन जाता है। मैंने हमेशा हर एक्टर बन के ही लिखा है, जी। चाहे वो कैंटीन वाला है, मैं उस 1 सेकंड, उस 2 मिनट के लिए मैं कैंटीन वाला बन जाता हूँ कि अरे ओम प्रकाश माखीजा, 2 महीने का उधार बाकी है, कब चुकाओगे, इस जन्म में कि अगले जन्म में? जी। क्योंकि उसको नहीं मिला है उसका उधार। तो मैं उतनी इंटेंसिटी के साथ में हर कैरेक्टर के लिए लिखता हूँ, हाँ चाहे वो जी। पान वाला हो स्क्रिप्ट में, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे गैराज का मैकेनिक हो, चाहे वेटर हो, या चाहे जी। हीरो हो, चाहे विलन जी। हो, चाहे जी। हीरोइन हो, जी। हीरोइन की माँ हो, जो, जी। तो वो उस कैरेक्टर का सच है, वो मेरा सच नहीं। वो प्रोसेस है, वो बहुत हाँ कॉम्प्लिकेटेड जी। प्रोसेस है। मैं जी। आपको ऐसे एक पॉडकास्ट में तो कोई पूड़ी नहीं खिला सकता जो खा हाँ के आप जी। तुरंत डायलॉग रेडी हाँ जाएंगे, जी। वो पॉसिबल नहीं।
हाँ जी। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जी। मगर अगर आप सच्चाई के साथ उस कैरेक्टर को फॉलो करें, उसके जी। ट्रूथ को समझने की कोशिश करें और उसके जी। आपके हाथ में आ जाए, जी। वो एक चीज है जो जो दिल से आपको करनी चाहिए। जी। दिमाग से जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि आपकी वोकैबुलरी बहुत लार्ज हो, बहुत पढ़ें, बहुत पढ़ें, जी। बहुत लोगों से मिले, बहुत लोगों से बात करें। करेक्ट। जी। तो जितनी ज्यादा आप बात करेंगे, जितना ज्यादा आप लोगों से मिलेंगे, उतना आपका आपकी वोकैबुलरी बड़ी होगी। जितनी वोकैबुलरी आपकी बड़ी होगी, जी। उतना ज्यादा आप खिल के काम कर पाएंगे। देखिए, अगर मान लीजिए म्यूजिक में 7 सुर होते हैं, तो हाँ 7 सुर जी। से कितने मिलियंस गाने बन सकते हैं। जी। करेक्ट। जी। तब हम वो 7 सुर को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इस तरफ और 7 उस तरफ, जी। तो 21 हो जाते हैं। जी। करेक्ट। वो एक काली 1, काली 2, काली 3, काली 5 तक बन जाती है। ह्यूमन रेंज को जितना सुनाई दे उतना पूरा हमने म्यूजिक में कवर कर लिया है। मान जी। लीजिए हमारे पास सिर्फ 4 सुर होते, तो गाने कम बन पाते ना, हाँ जी। आपकी रेंज कम। जी। तो आपकी लिखाई की रेंज के लिए बहुत जरूरी है कि आप बहुत पढ़ें, जी। ट्रैवल करें। जी। मैं दुनिया भर में घूमता रहता हूँ, हर जगह पे जाता हूँ। जी। सड़क पे पानी पूरी खाता हूँ कम से कम हफ्ते में एक बार, पाव जी। भाजी खाता हूँ, जी। लोगों से मिलता हूँ। मैं नहीं फेमस होना चाहता, मैं नहीं जी। चाहता कि मेरा चेहरा इतना फेमस हो जाए कि मैं सड़क पे पानी पूरी हाँ ना जी। खा सकूं। जी। ये एक चॉइस है, ये एक चॉइस है। मैं एक्टर भी बन सकता था, बहुत जी। अच्छा एक्टर हूँ, जी। लेकिन मेरी चॉइस है कि मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के जी। बीच, लोगों तक जी। वो एक एक कनेक्शन है, एक ब्रिज है। क्योंकि मैंने पूरा बचपन बचपन मेरा गया है थिएटर में पिक्चर देखते हुए। हाँ जी। और मेरे गांव के, मेरे छोटे शहर के आसपास 80 गांव थे, उसके सारे किसान वहां पे आके थिएटर देखते थे, और बाजू में जेआईडीसी था, तो सारे मजदूर आके पिक्चर। तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी किसानों और मजदूरों के साथ पिक्चर देख के बिताई है। जी। वो कनेक्ट में खो नहीं सकता, वो कनेक्ट में छोड़ नहीं जी। सकता। मुझे मुझे वो कनेक्शन बहुत अच्छा लगता है, जी। बहुत प्यार है मुझे अपने देश के लोगों से, अपने देश जी। की मिट्टी से, अपने जी। देश के कॉमन जो जो जी। जो हालात हैं उससे। जी। जो एटमॉस्फेयर हालात, मतलब मैं सरकम से जी। एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ, हालात तो बेहतर हो ही सकते हैं, हाँ जी। लेकिन जो एक परिवेश, मैं कहना चाहूंगा जो जी। हमारे देश का एक परिवेश है, मुझे बहुत पसंद है। जी। और मैं वो कनेक्शन नहीं तोड़ना चाहता। एक वो तो ऑथेंटिसिटी, अम, ओरिजिनलिटी आती है ना ये होना चाहिए पर्सनालिटी के अच्छे साथ। dialogue। हाँ, आप बॉम्बे में किसी ऑफिस में बैठ के, एयर कंडीशन कमरे के अंदर बैठ के आप नहीं लिख पाएंगे डायलॉग। जी। अगर आपको पता नहीं है कि भटिंडा में लोग कैसे बात करते हैं, चावल में कौन जी। सी चटनी फेमस है, आप नहीं लिख पाएंगे डायलॉग, जी। अच्छे नहीं लिख पाएंगे, जी। ऐसा मुझे लगता है। वो मैं स्टोरी अभी को वो जो टोन राइटर्स जो होती है। एसोसिएशन अवार्ड शो में, हाँ, और देखिए, अवार्ड अवार्ड मिला है एक शो के डायलॉग्स को, देखिए क्या हालत हो गई है। और वो शो का डायलॉग की जो क्लिप दिखाया, मैंने तो शो नहीं देखा, लेकिन क्लिप दिखाई जा रही है, तो ऑब्वियसली वो शो का बेस्ट डायलॉग होगा, आपने हाँ जी। अवार्ड दिया है उसको, तो क्लिप दिखाई जा रही है। और क्लिप में डायलॉग ये है कि अब मेरे लिए मेच्योरिटी का मतलब ये है कि जब मैं हंसती हूँ तो मेरा सूसू नहीं निकल जाता है। हम्म। It's not a bad line. It's funny. It's an insight into the character and it's nice. But this is the best we have right now. जी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि जी। किस लेवल की कंगाली है हमारी राइटिंग में, डायलॉग राइटिंग में, जी। कि ये डायलॉग बेस्ट डायलॉग है, जी। and it's not bad at all. I'm जी। not saying that it's a bad dialogue. It is, जी। I would have written it. It's in that scene, in that particular situation, I would have definitely probably written something similar, जी। because that's what that character would say. हाँ Fine. जी। but but we have taken out the connect of people. We have taken out how people have such colorful language. मुझे लगता है, हम लोग बोलते हैं सर पंची डायलॉग, पंची डायलॉग, अगर आप मेरी माँ और मेरे नानी के साथ बैठेंगे तो सबसे ज्यादा पंच वो बोलते हैं। जी। आम वो आदमी जितने एसेंस होना पंची डायलॉग, चाहिए। मैं एक बार जी। एक टीवी सीरीज की, एक ऑफिस के पास से मैं गुजर रहा था, और वहां पे एक सब्जी वाली थी, हाँ और जी। उसको वो दूसरे आदमी के साथ, मैं तो गाड़ी से गुजर रहा था, मैंने सुनते खाली से खाली इतना सुना, जी। तो वो उसने उस लड़के को बोला कि अरे इतने पैसे रख के क्या करेगा, इतने पैसे कहाँ लेके जाएगा, इधर ही जी। छोड़ के जाना है तेरे को, जी। कहाँ लेके जाएगा, इतने पैसे इकट्ठे कर रहा है, जीएसटी में सब जाने ही वाला है। तो now it's such a funny thing to say that woman who's selling vegetables, she's talking about ये टैक्स तो कटने ही वाला है बेटा, तो इतने हाँ पैसे बचा जी। के क्या करेगा, देखिए जी। पंच लाइन है। जी। तो आई एम जस्ट सेइंग कि आम आदमी जो बोलता है डायलॉग, आम आदमी के पास जो पंच लाइन्स हैं, क्योंकि वो दर्द से गुजर रहे हैं, वो जी। उनकी एक सच्चाई है, उस इमोशन से गुजर रहे हैं, दर्द है, जी। खुशी है, जो भी है, उससे वो गुजर रहे हैं। और वो जो स्ट्राइक होता है, अगर आप वो इमोशन में नहीं जा सकते, तो कम से कम उन लोगों के बीच तो जाइए, उनकी हाँ लैंग्वेज, जी। उनका बोलने का तरीका कम से कम वो जी। तो लीजिए आप। आज इतना अजीब हो गया है हमारा डायलॉग राइटिंग, बहुत फ्लैट फ्लैट फ्लैट, जी। हमको बहुत फ्लैट चीजें चाहिए, जी। हमको कोई इमोशन
कोई वो कलर नहीं खुद से चाहिए। बनाए हुए अब वो डायलॉग्स है, दावे के वो साथ लिए कहता हुए था जब डायलॉग्स जब नहीं है जो आप सराउंडिंग से जब देखते हुए जब देते हैं। लेकिन जब जब इमोशन आएगा, जब जब कलर आएगा, तब वो ब्लॉकबस्टर होगा। जी। आप समझ रहे हैं? तो ये चक्कर है। हाँ आप जी। बताइए लास्ट ईयर की सबसे बड़ी हिट कौन सी पिक्चर? पता नहीं। लास्ट ईयर कौन सी थी? एनिमल थी हाँ शायद एनिमल थी जी। लास्ट ईयर। जी। शायद एनिमल थी। एनिमल का आप बताइए एक डायलॉग, कोई आपको याद हो तो। ये भी बड़ी पिक्चर है, ब्लॉकबस्टर हाँ पिक्चर है, जी। कोई डायलॉग याद है? नहीं सर। कुछ डायलॉग, जी। कोई डायलॉग याद जी। है? लास्ट कौन सी पिक्चर है जिसके डायलॉग आपको याद है? चलिए आप बता दीजिए। सर आई थिंक पुरानी मूवीज के ही याद है, जैसे कि डीडीएल जो हो गया, जा सिमरन जा, आप वैसे लास्ट टाइप के जो डायलॉग्स हैं। या आप ही की मूवीज के जो डायलॉग है, जैसे कि एक चुटकी सिंदूर, या जो आइकॉनिक जो स्पीच है शाहरुख खान की, वो सबको ही पता है, नॉर्मली लोग बोलते भी है, मतलब अपने लिए भी लोग अब वहां कंसीडर तक करते हैं उस स्पीच को। एग्जैक्टली exactly. अब देखिए हमने ओम शांतियों में ये डायलॉग दिल से इमोशनल में इमोशनली इन्वेस्ट होकर लिखे, वो ब्लॉकबस्टर बने और आम आदमी की लैंग्वेज है, बिल्कुल वैसा है। जी। हैप्पी न्यू ईयर में आई ट्राइड अ लॉट, मतलब हैप्पी न्यू ईयर में बहुत कमाल डायलॉग्स है। जी। हारो तो हारो इज्जत मत उतारो, कमाल लाइन है। हाँ जी। या किस्मत बड़ी कुत्ती जीजा साली कभी भी पलट सकती है। जी। बड़े थॉट है। बहुत यूनिक है। मगर वो उतने बड़े हिट नहीं हुए फॉर वॉट एवर रीजन। जी। मगर फिर भी वो इनसे तो बेहतर ही है। जी। जिन जो याद ही नहीं थे बिल्कुल भी। जी। यू नो हाँ मैं जी। आया, मैं पापा सॉरी पापा थैंक यू, ये डायलॉग नहीं होते। जी। यू अंडरस्टैंड? हाँ सॉरी और जी। थैंक यू को भी dialogue कैसे बनाया जाता है, अगर सीखना है तो फिर आप सूरज बढ़ जाते से सीखिए। जी। सूरज सर ने कितना कमाल मैंने प्यार किया मैं सॉरी और थैंक यू को लेके क्या बनाया है। हाँ जी। कि एक दोस्ती का एक उसूल है मैडम। हाँ नो जी। सॉरी नो थैंक, नो थैंक यू। है ना? उन्होंने वो दोस्ती के साथ, मैं बोल रहा हूँ एक अच्छा राइटर, एक अच्छा डायलॉग राइटर आम आदमी की भाषा को यूज करके, वर्ड्स को यूज करके बहुत अच्छी पंच लाइन्स, बहुत अच्छा काम कर सकता है। जी। मगर ये जो आर्ट है ये खोता जा रहा है। और ये जी। हॉलीवुड के पास तो कभी था नहीं। जी। ये तो इंडिया का आर्ट फॉर्म है। जी। ये दुनिया के और सिनेमा में आपको देखने को नहीं मिलता जो इंडिया में मिलता है। पंची डायलॉग, हम क्यों हो रहे हैं उस चीज को, जी। क्यों नहीं करना चाहते? उसके लिए वही है, आपको लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि वो क्या डायलॉग्स, कैसी राइटिंग्स बोलते हैं, या कैसे Correct. वर्ड्स यूज करते हैं, और लोग वही रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो वही लोगों के बीच में ही रह रहे हैं। अगर कोई नया Correct. डायलॉग लिख देगा तो हम रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए याद भी नहीं रहते। मैं बता रहा हूँ पिछले ओम शांति के बाद ऐसी कोई फिल्म नहीं आई है जिसके डायलॉग आपको याद रह सके। हाँ जी। आई थिंक फिर ओम शांति ओम का भी जो डायलॉग था, जो आपकी जो आइकॉनिक स्पीच जो शाहरुख खान ने दी, आपने लिखी है, उसके पीछे भी आई थिंक वही स्टोरी थी कि आपने वो अपने लिए लिखा था, और मतलब हर कोई जो इंस्पायर हाँ वो करता है मैं वहां बोल पे। चुका हूँ पहले भी, कई पॉडकास्ट में जी। बता चुका हूँ ये कहानी, कई स्टोरीज में। इसीलिए मैं मुझे ना आई डोंट लाइक रिपीटिंग जी। माई लाइफ का स्टोरी। तो मेरी लाइफ की स्टोरी में मैं इतनी बार बोल चुका हूँ, यूट्यूब पे 50,000 वीडियोज हैं हाँ उसकी। जी। मगर हाँ सच ये है कि मैं 11th स्टैंडर्ड में था और मैंने आ, उस वक्त ये डिसाइड किया या ये सोचा कि मैं फिल्म लाइन में जाऊंगा। तो मेरे मन में दूसरा ख्याल ये आया कि अगर मैं फिल्म लाइन में जाऊंगा तो मुझे अवार्ड मिलेंगे। जी। अवार्ड मिलेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? तो मैंने वो स्पीच, मतलब उसका खाका एक उस वक्त सोचा था कि मेरा ऐसा फर्म बिलीफ है कि हमारी फिल्मों में हमारी जिंदगी में भी हमारी फिल्मों की तरह अंत तक सब ठीक हो जाता है। हाँ और जी। अगर वो ठीक नहीं है तो वो पिक्चर अभी तो खत्म नहीं हुई है, बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है। जी। ये मैंने ये मैंने उस वक्त सोचा था, ये थॉट इस लाइन पे मैंने लिखा भी था। जी। तो जब ओम शांति ओम हो रही थी और कई सालों के बाद, मतलब जी। कितने सालों के बाद, मैं 11th स्टैंडर्ड में रहा हूँगा, लेट एटीज अर्ली नाइन लेट एटीज नहीं, ऑलमोस्ट 90s की बात है, अर्ली 90s की बात होगी, 89 90 की बात होगी। तब का लिखा हुआ 2007 में, 2006 में जब मैं लिख रहा था ओम शांति ओम, तब फारा मैम ने कहा कि ये फिल्म फेयर स्पीच है। मैंने कहा है मेरे पास आइडिया जी। है उसका, जी। मैंने लिखी हुई थी कहीं मेरे पास है, वो जी। मैंने अपने लिए लिखी थी मगर मैं जी। इस पिक्चर में दान दे रहा हूँ, जी। आप ले लीजिए। जी। वो बहुत अच्छी स्पीच जी। बनी। जी। तो फिर मतलब जैसे डायलॉग राइटिंग आप करते हो, उसके साथ में मतलब आपको, जैसे आपने एबीसीडी भी लिखी है, तो एबीसीडी के टाइम पे जब आप उसे म्यूजिकल फ्रेज दे रहे थे, आपने सॉन्ग राइटिंग में शिफ्ट कर लिया, तो वो कैसा आपके लिए चैलेंजिंग रोल रहा था? कि जब आप उसे एक म्यूजिकल शिफ्ट दे रहे थे, जैसे बेजुबान फिर से आपने लिखा है, तो या चूना लिखा है, तो आपने डीपली इमोशंस को भी कनेक्ट किया है कि आपको एक म्यूजिकल फ्रेमवर्क में लेके जाना है, साथ में स्टोरी भी देनी है, तो वो क्लब अप कैसे किया हाँ आपने? नहीं, वो पहले एबीसीडी में देखिए डांस की पिक्चर होती है तो उसका फॉर्मेट जो पहली वाली कर रहे हैं बड़ा मजा आता है। हाँ जी। लेकिन
का फॉर्मेट वही है कि कुछ लोग होंगे वो डांस करना चाहते हैं, अच्छे हैं मगर नहीं कर पा रहे, उनको हाँ दिशा जी। नहीं मिल रही है। मेंटोर होगा, वो मेंटोर का रोल इम्पोर्टेंट होगा, वो प्रभुदेवा करेंगे। जैसा कराटे किड मूवीज में जी। मियागी होते हैं वैसा हाँ जी। मिस्टर, वैसा एक एक मेंटोर का रोल था जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ जी। तो उसकी बीट्स वही होती है जो कराटे किड फिल्म्स की बीट होती है, जी। या स्टेप अप की जो बीट है, जी। एक डांस या कंपटीशन या स्पोर्ट फिल्मों की जो बीट्स होती हैं वो बहुत सिमिलर होती हैं। कि एक कैरेक्टर या उसके आसपास के लोग, एक ग्रुप स्ट्रगल कर रहा है, एक अच्छा मेंटोर मिलता है जो उनमें फेथ रखता है। आपको पता है एबीसीडी और चक दे सेम फिल्म है, जी। आप समझिए। इन फिल्मों की बीट सेम होती है, इनके हाँ प्लॉट जी। सेम होते हैं। जी। तो अब वो ग्रुप को सिखाएगा या उस बच्चे को सिखाएगा जो भी है। फिर एक जी। कंपटीशन होगी, कंपटीशन में विलन जो अपोजिशन होगा वो इनसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग, इनसे बहुत ज्यादा तैयारी, बहुत ज्यादा जी। समृद्ध, बहुत ज्यादा एलीट होगा। प्रिपेयर्ड हो, उस मतलब हाँ उसके पास हर प्रिपेयर्ड होगा। फैसिलिटी होगी, इन लोग के पास नहीं होगी। हाँ वो मॉन्स्टर है जिसे आप जीत नहीं सकते। फिर क्वार्टर फाइनल होगा जिसमें कि किस्मत से लोग जीत जाएंगे, कुछ हो जाएगा। सेमीफाइनल होगा, फाइनल होगा। फाइनल में या तो ये लोग जीत जाएंगे तो एबीसीडी वन हो गई, और हार जाएंगे तो एबीसीडी टू हो गई। जी। तो दोनों दोनों ही चीजों में ये पैटर्न सेम रहता है, इसमें कुछ बदलाव की ज्यादा शक्यता नहीं। तो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा था कि एबीसीडी लिखी गई है, मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ, हाँ जी। एबीसीडी सिर्फ इस थॉट के साथ लिखी गई है कि ये जो सीन है, बस ये सीन बर्दाश्त हो जाए ऑडियंस से किसी तरह से। जी। मैं अगले सीन का नहीं सोच रहा हूँ, उसके जी। बाद वाले सीन का। हर सीन के डायलॉग्स लिखते वक्त मेरे माइंड में एक ही है, बस ये सीन को मैं बेस्ट कैसे बना दूं, दैट्स जी। इट। जी। ये सीन कमाल बन जाए, अगर ये सीन में मैंने अटेंशन होल्ड कर लिया, फिर अगला सीन, फिर अगले जी। सीन में अटेंशन होल्ड कर लिया, फिर। तो सीन बाय सीन कोशिश ये है कि हर एक सीन में आप उठ के ना जा सके। जब आप हाँ थिएटर में जी। फिल्म देख रहे हैं तो आपको वो सीन इतना अच्छा लगे कि आप बैठे रहें। जी। और जब आपने ये कर दिया फर्स्ट हाफ तक, तो आपको बताया आप पहले हाफ सेकेंड में हैंड में। ऑडियंस इन्वेस्ट कर चुका है जी। इंटरवल, अब नहीं जाएगी ऑडियंस, अब जी। उसको फिल्म अच्छी लगने लगी जी। है। तो मतलब। मेहनत का काम था, बहुत मेहनत का काम था, क्योंकि स्क्रीन प्ले जो होता है इन फिल्मों का बहुत ही स्ट्रेट होता है, इसमें कुछ ज्यादा आप ये नहीं होता। इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसमें कुछ आपको काम नया नहीं करना होता होता। है कैरेक्टराइजेशन पे, सीन्स पे, डायलॉग्स पे, बहुत काम। एबीसीडी एबीसीडी टू दोनों के डायलॉग्स हो सकता है वो पंची वन लाइनर टाइप नहीं है, मगर बहुत इमोशनल हैं, जी। बहुत फनी हैं, बहुत सच्चाई वाले हैं। जी। और उनमें एक बात है, उनमें एक एक वर्ल्ड क्रिएट हुआ है जैसे उस चूनर डायलॉग खाना है राइटिंग तो में। अगर चूनर में आपका वो माँ का पूरा पोर्ट्रे कर दिया। घर पे आऊंगा मैं, वो एबीसीडी टू की बात है, लेकिन एबीसीडी वन की जो लैंग्वेज है या एबीसीडी वन की जो स्टोरी है, अगर एबीसीडी नहीं है तो गली बॉय नहीं है। आप जी। देख लीजिए, सेम वर्ल्ड है, वहां पे हिप हॉप है और रैप है, और यहाँ पे हिप हॉप है और डांस है, बाकी कोई फर्क नहीं है दोनों फिल्मों में। जी। आप समझ रहे हैं? सिनेमाटोग्राफी अलग हो सकती है, प्लेसमेंट अलग हो सकता है, ये एक धारावी में एक नाला, एक बैंड्रा के वर्ली के चाल में है, और दूसरी वाली एबीसीडी जो है वो नाला सोपारा की चाल में है। जी। तो प्लेसमेंट अलग है। और ये तो मैं पहले दिन से बोलता हूँ कि हमारे यहाँ लैंग्वेज बॉम्बे, जो जिसको हम बम्बईया या टपोरी लैंग्वेज जी। बोलते हैं, वो नाला सोपारो में अलग बोली जाती है, बैंड्रा में अलग बोली जाती है। क्योंकि मैं बैंड्रा में रहा था हाँ जब मैं जी। आया था तब, तो जी। बैंड्रा इज अ मीटिंग जहाँ पे सारे टपोरी मिलते हैं, हाँ। जी। तो बैंड्रा ईस्ट और बैंड्रा वेस्ट की थोड़ी अलग है वो, कलानगर की अलग है, या बरसोवा की अलग है, नाला सोपारा की बिल्कुल अलग है उससे थोड़ी। तो ये कुछ कुछ धारावी की अलग है, ये जी। बच्ची और ये सब धारावी का। हाँ तो जी। ये कुछ कुछ चीजें जो होती हैं वो हर हर जगह सेम, बोलने के लिए टपोरी लैंग्वेज है, लेकिन वो सब सेम नहीं है, उसमें भी डायलेक्ट्स हैं, जी। उसमें छोटे छोटे फर्क है। जी। तो जी। मेरे ख्याल से विजय ने, जिसने गाना लिखा, उसने भी बड़ा अच्छा काम किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग ये किया है। और लेकिन एबीसीडी और एबीसीडी टू अगर नहीं है तो गली बॉय कैसे बन गली सकती है? बॉय नहीं बनेगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या? जी। हाँ, बिकॉज हमने एबीसीडी बनाए, वरुण धवन को कॉन्फिडेंस आया कि मुझे एबीसीडी टू करनी है। क्योंकि वरुण धवन ने एबीसीडी टू की और उसने 100 करोड़ कमाए, एक रणवीर सिंह हिम्मत करके और गली बॉयज कर सकते हैं। जी। आप समझ रहे हैं? तो ये जी। इट्स अ स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, जी। इंडस्ट्री में स्टेप बाय स्टेप प्रगति होती है, मगर इसकी शुरुआत डेफिनेटली रेमो एबीसीडी। सर ने की। जी। ये उनका विजन है कि एबीसीडी टाइप की फिल्म बने और 3D जी। में बने और इतनी बड़ी फिल्म बने। जी। So I still think that theatrical experience of watching ABCD and ABCD2 in 3D is डिफरेंट। unbelievable. या। आप एब्सोल्युटली। उतना एंजॉय कोई म्यूजिकल इंडिया में, और कोई म्यूजिकल आप उतना एंजॉय लोगों ने नहीं किया जितना एबीसीडी और एबीसीडी 2 इन थिएटर 3D देखते वक्त किया। जी। एक उसमें म्यूजिकल 3D फिल्म भी बनाने का कॉन्सेप्ट भी तो अलग था ना, जो बहुत अच्छे पहले से नहीं यूज देखा हुआ है, लोगों उसमें ने। 3D के गिमिक्स अच्छे से यूज हुए हैं।
जी। सॉरी, हाँ जी। क्या बोल रहे थे आप? क्या मैं वही बोल रही थी कि एक म्यूजिकल फिल्म नहीं, बनाने बोलिए का आप। कॉन्सेप्ट भी अलग था, डिफरेंट था, जो आज तक लोगों ने नहीं देखा था थिएटर हाँ, में। वो मतलब स्टोरीज पे, डायलॉग्स पे ही जाते थे। म्यूजिकल, हाँ, ये म्यूजिकल चलो बन रही है, अभी बहुत सारी फिल्में हैं म्यूजिकल, ऐसी बात नहीं है, बनी है। मुगले आजम भी आप म्यूजिकल बोल सकते हो। इंद्र सभा 72 गाने थे, म्यूजिकल थी, और क्या होगी। जी। यहाँ तक कि गुलजार साहब ने परिचय और इस तरह की फिल्में बनाने की कोशिश की, साउंड ऑफ म्यूजिक पे बेस करके, तो जी। म्यूजिकल फिल्में बनने की कोशिश तो जारी है, इंडिया में चल रही है। मगर मैं बोल रहा हूँ, जो मजा, जो ऑडियंस 3D के चश्मे लगा के जब हाँ एबीसीडी जी। देखने के लिए पहली बार गई, उम्मीद नहीं थी। जी। और जिस तरीके का प्रेजेंटेशन, जिस तरीके के सीन्स, जिस तरीके के डायलॉग्स, जिस तरीके का डांस हाँ जी। इसमें था, वो बहुत ही डिफिकल्ट, मतलब जी। आपको वैसा मिलेगा ही नहीं था। वो जी। एक्सपीरियंस आपको दोबारा शायद ना हो। तो जी। इट वाज अ कंप्लीट न्यू थिंग। डायलॉग्स का उसमें हिस्सा रहा है, मैं जी। ये नहीं कहूंगा कि उसमें डायलॉग, मगर आई थिंक द क्रेडिट गोज टू रेमो सर टू बी जी। एबल टू क्रिएट सच अ फिल्म। जी। एंड एट द सेम तो टाइम। अब हाँ एबीसीडी जी। टू में, एबीसीडी टू के अंदर सिचुएशन में चुनर नहीं था उसको। मैंने, क्योंकि एबीसीडी वन में मैं स्क्रीन प्ले डायलॉग्स नहीं करने वाला था, मैं तो हाँ सिर्फ जी। गाने लिख रहा था। जी। लेकिन जब मैं गाने कर रहा था तब मुझसे रिक्वेस्ट की गई, डिज्नी वालों ने कहा कि नहीं, आप इस पिक्चर का डायलॉग, मतलब एक बार स्क्रिप्ट वापस ये जी। कर लीजिए। तो मैं कंसल्टेंट आया उसमें, लेकिन मैंने रीराइट कर दी पूरी पिक्चर, पिछला जो भी था वो सब कुछ यूज नहीं किया, नए नए सीन्स बनाए, सब कुछ नया किया। लेकिन मैंने उसमें क्रेडिट सिर्फ आई डोंट नो, एडिशनल डायलॉग या ऐसी कोई क्रेडिट ली, मैंने जी। ज्यादा क्रेडिट भी नहीं ली उस फिल्म में, जिसमें एक्चुअली सबसे ज्यादा मेहनत की हाँ मैंने। जी। एबीसीडी टू में आई वाज सपोज टू डू डायलॉग्स, और उसमें एडिशनल स्क्रीन प्ले किया। नहीं, एक मिनट, तो एबीसीडी टू में मैंने ज्यादा ज्यादा काम किया। हाँ जी। लेकिन एबीसीडी टू में मैंने ऑन स्क्रीन प्ले लेवल कुछ चीजें हैं जो ओरिजिनल में नहीं थी, वो मैं, हालांकि एबीसीडी वन में भी क्या था, सॉरी 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 गाना ही नहीं था ओरिजिनल हाँ पिक्चर में, जी। ओरिजिनल स्क्रीन प्ले में उसकी जी। जगह बनाई, वो गाना लिखा। जी। सेकंड वाली में चुनर नहीं, चुनर की जगह नहीं थी, वो बनाई। जी। और तेरा हैप्पी बर्थडे जो आज भी हर बर्थडे जी। में हाँ बजता है वो जी। गाना, हाँ जी। हाँ तेरा जी। हैप्पी बर्थडे, नया, मतलब आप सोचिए कितने साल पहले, एक बार बार दिन ये हाँ जी, आए, वही वो एक कंटिन्यू गाना, होता रहता था, हैप्पी बर्थडे, डिफरेंट मिला। आज से आज तक कोई गाना नहीं बना, तो हमने बनाया। और वो अब हर पार्टी में वो और हाँ तेरा जी। हैप्पी बर्थडे बजना कंपलसरी है। जी। तो नई नई चीजें ढूंढना, नई नई चीजें करना, स्क्रीन प्ले में जगह बना के सीन बनाना, गाना बनाना, ये तो काम जी। है राइटर का। हाँ जी। तो मुझे लगता है वो बहुत एक्सपेरिमेंटल और बहुत अच्छा काम हुआ एबीसीडी वन और टू के अंदर, और उसने एक दिशा बनाई ताकि इस तरह की और फिल्में बन सके। हाँ जी। तो वो एक डिफरेंट एक अप्रोच हो गई जो लोगों के सामने, मतलब वो कनेक्ट कर पाए उनसे। एंड चूनर ने तो आई थिंक उसने पूरी स्टोरी ही कनेक्ट कर दी। अगर वो चूनर वाला सीन नहीं होता, वहां पे गाना नहीं होता, तो वो स्टोरी इतना रिलेट ही नहीं कर पाती। जब हाँ, वो इमोशनल होता है, अपनी माँ के बारे में हाँ, बताता उस है। वक्त मुझे, हाँ, क्योंकि जब जिस तरीके से स्क्रीन प्ले चल रहा था, मेरे को लगा ये इतनी बड़ी कंपटीशन हारा है, इतना कुछ हुआ है, और फिर ये नेक्स्ट सीन से अगर ये सीधा ही टीम बना परफॉर्म के करने वापस चल काम जाए। शुरू कर देगा तो मजा नहीं आएगा। उस प्रोसेस करना चाहिए, हाँ, हमें उस दुख को प्रोसेस करना चाहिए उसके, जी। तो उस चक्कर में वो गाना बना। जी। तो ये प्रोसेस है, मैं प्रोसेस में बहुत बिलीव करता हूँ। हालांकि एंजॉय नहीं करता, प्रोसेस बहुत सरदर्द का काम है, जी। लेकिन प्रोसेस इंपॉर्टेंट बहुत है। हाँ चाहे मैं एंजॉय करूँ या ना करूँ, जी। प्रोसेस बहुत जरूरी है। मैं जी। एंजॉय करता हूँ लिखने के बाद, मुझे, हाँ, हो गया लिखने के बाद, आई डोंट लाइक राइटिंग, आई एंजॉय हैविंग रिटन। जी। तो लिखने के बाद बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है, मेरे को जी। सुनाने में बहुत मजा आता है। जी। अ, लेकिन लिखना कैसे अच्छा लगता है, बहुत सरदर्द काम है। जी। बट आई बट आई बिलीव इन द जी। दैट। मैंने 250-300 फिल्मों में काम किया है, हाँ जी। दो फिल्में हैं यशराज की, जी। मेरे यार की शादी है, और धूम। करेक्ट, जी। और धूम, ये दो के अलावा और तीसरी पिक्चर तो की नहीं मैंने यशराज में, ये दो हाँ पिक्चर जी। की है ना। तो यशराज का कोई टैग नहीं था मेरे पे, इनफैक्ट मैंने धूम की 50 पिक्चरों के गाने लिखे। जी। उसके बाद मैंने एबीसीडी टू, फालतू, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू जी। ईयर का इंडिया यशराज कर रहे थे। जी। तो मैं आदि सर को मिला था उस वक्त, तो आदि सर ने मुझे बोला, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन जो यशराज से निकला है और जिसपे यशराज का टैग नहीं है। जी। जी, आपने मतलब अपनी एक अलग पहचान बना ली वहां पे, जब आपने ओम शांति ओम की, हैप्पी न्यू ईयर की, तो एक अलग तरीके से लोगों ने आपको देखा। अलग, हाँ, और इतना सारा अलग अलग काम किया ना मैंने कि इंडस्ट्री में लोग मुझे जानते हैं एज मयूरपुरी,
जी। राइटर, डायरेक्टर, लिरिक सॉन्ग राइटर, राइटर, सॉन्ग राइटर, लिरिकिस्ट, या जी। जो कम्युनिटी के लिए काम करता है, या जो वो बंदा जो आईपीआरएस का संभालता है काम, या वो बंदा जो एसडब्ल्यू में काम करता था, जो राइटर्स के लिए लड़ता है, जो जी। हकों के जो, ये सब काम लोग मुझे उस, या फिर लोग मुझे जानते हैं एज अ मेंटोर। मैं जी। विस्लिंग वुड्स में पढ़ाता हूँ, मैं एक्टिव प्रिपेयर्स मैंने जी। बहुत पढ़ा है, जी। मैंने वर्कशॉप्स बहुत किए हैं पूरे जी। इंडिया में। फिल्म मेकिंग, राइटिंग, सॉन्ग राइटिंग का वर्कशॉप मैंने जी। एफटीआई में भी किया है। जी। और अब वापस करने वाला हूँ बहुत जल्दी, जी। कम्यून के लिए सॉन्ग राइटिंग का वर्कशॉप। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैंने बहुत अलग अलग तरह का काम किया है, मतलब आपने बहुत वो थ्री बहुत डिफरेंट सिक्सटी डिफरेंट। डिग्री पर्सनालिटी एक्सप्लोर की अपनी। इन राइटिंग या एक्टिंग में आपको इंटरेस्ट था तो आपने 360 डिग्री हर मैं जगह पे एक्सप्लोर किया है कि कैसे काम होता है, आपको हाँ, इंटरेस्ट था जानने का। मैं एक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं 6 पिक्चरों में काम एक्टिंग कर चुका हूँ। हाँ जी। तो वो भी होता है ना, मतलब वो कभी कैमियो कर दिया, कभी किसी दोस्त ने बोला ये वो। अभी 10 अक्टूबर को मेरी जी। फिल्म आ रही है, अच्छा उसमें अभी। उसमें भी मेरे दोस्त की फिल्म है। जी। जी। मेरा कोई टैग नहीं है, आई एम जस्ट अ वियर्ड पर्सन। मुझे लगता है अगर मैं टैग लूंगा तो वो सामने वाला बदनाम हो जाएगा। हाँ जी। आई डोंट थिंक कैटेगराइज मी इन एनी पर्टिकुलर कैटेगरी। आई आई थिंक एम अ क्रिएटिव पर्सन, क्रिएटिव पर्सन को हम जस्ट लोग क्रिएटिव है। कैटेगराइज भी नहीं कर सकते हैं कि आप एक हाँ, पर्टिकुलर आप मुझे कैटेगरी में काम लेके मैं कर रखो। दूंगा, आप जो काम दोगे मैं कर दूंगा। क्रिएट जी। आप। रहे थे चुनर की, और एबीसीडी 2 की। और तो कई बार क्या होता है, जब आप पूरी पिक्चर पे काम कर रहे हैं, आप गाने भी लिख रहे हैं हाँ जी। और आप डायलॉग्स भी लिख रहे हैं, स्क्रीन प्ले भी कर रहे हैं, तो वो जगह बनती है। तो आपको एक एक टॉप एंगल व्यू भी रखना होता है कि ये स्क्रिप्ट में इस मोमेंट पे क्या हो रहा है। और मैं नाट्य शास्त्र का स्टूडेंट हूँ, हाँ पोएटिक्स जी। का स्टूडेंट हूँ, मैंने पढ़ा है ये, तो मुझे स्ट्रक्चर्स कहानियों के कि भाई इस मोमेंट पे ये होना चाहिए, इस मोमेंट पे ये होना चाहिए, ऐसी चीजें थोड़ी ज्यादा पता है। लेकिन कई बार जी। उस तरह का काम आप कर नहीं पाते या कर नहीं सकते, क्योंकि मैं जी। ज्यादा आर्ग्यू नहीं करता। वो जी। डायरेक्टर को लगता है यार है बहुत स्मार्ट है, प्रोड्यूसर को लगता है वो बहुत ओवर इंटेलिजेंट है, और चाहे उन्होंने नाट्यशास्त्र ना पढ़ा हो, चाहे उन्होंने अरिस्टोटल ना पढ़ा हो, जी। चाहे उन्होंने कॉमर्स और साइंस पढ़ा हो, और फिर वो लिटरेचर पे हमको ज्ञान दे रहे हैं, मगर आर्ग्यू करके क्या फायदा, वो पैसे दे रहे हैं उनकी जी। फिल्में। तो मैं ऐसे ऐसे मौकों पे फिर मैं बैक सीट ले लेता हूँ, जैसा उनको लिखवाना है वैसा लिखवा लें, जी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई डू बिलीव दैट in lot of projects I'm just a hired pen. So and I don't care about it, जी। कोई शर्म नहीं है या मगर जहाँ पे अलाउ किया जाता है, जैसे फराह मैम अलाउ करती हैं आपको हाँ जो जी। लिखना है, आपको जिस, जी। खुद बहुत क्रिएटिव और खुद बहुत समझदार है, जी। तो वो सुनती हैं। उन्होंने कभी मेरा कोई सीन रीराइट करने को नहीं बोला आज तक, मैं 2 फिल्में करता जी। हूँ। रेमो सर हैं, वो इतने एनेबल करते हैं आपको। सर आपको ठीक लग रहा है, हाँ लग रहा है, अच्छा सर हाँ इसका क्या जी। रीजन है, इसका क्या, ठीक है, आपने एक बार बता दिया उनको, जी। बात खत्म हो गई। जी। ही हैज दैट टोटल फेथ इन यू। जी। वरना कौन मुझे गजारों में ये रेगुलर वर्ड कौन यूज करने देगा इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉन्ग इन द फिल्म एज द फर्स्ट वर्ड। जी। मगर मैंने कहा सर उर्दू में समझ में नहीं आएगा लोगों को, तो डिक्शनरी में जाके देख जी। लेते, मगर वर्ड अच्छा है, से गाने को उठाव अच्छा मिलता है, म्यूजिकली जी। अच्छा है, साउंड अच्छा करता है, और मीनिंग बहुत अच्छा है इसका। जी। रेगजार मतलब जी। रेगिस्तान, तो रेगजारों में आग है, रेगिस्तान में जितनी आगे उससे ज्यादा मेरा लहू खोल रहा है। जी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा थॉट, जी। आप प्लीज इसको ले लीजिए। जी। एंड ये अल्लाह, तो रेमो है, फारा है, ये इतने बड़े डायरेक्टर हैं, और देखिए ये औरों को एनेबल करके बड़े हुए हैं। जी। इन्होंने इन्होंने छात्रों के साथ काम किया है, उनको फ्रीडम दी है, उनको छूट दी है, उनको एम्पावर किया है कि जी। वो अपनी क्रिएटिविटी पूरी तरह से झोंक दे, पूरी तरह जी। से। तभी तो हमारा बेस्ट उनके साथ में है ना, जी। हमारा बेस्ट उनको क्यों मिलता है, हाँ जी। क्योंकि वो हम पे बिलीव। जी। तो वो जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को अगर राइटर पे बिलीव नहीं है, या कॉन्फिडेंस का जी। अभाव है, या उनको नहीं रही है, या उनको लगता है इससे ज्यादा मैं इंटेलिजेंट हूँ, जी। तो करना ही नहीं चाहिए। ये जी। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, हर प्रोड्यूसर हर डायरेक्टर को केवल उस राइटर के साथ काम करना चाहिए जिसके बारे में वो जानता है कि ये बंदा मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट। हाँ जी। और अगर को लगता है कि वो इंटेलिजेंट पर्सन मैं नहीं हूँ, तो इरशाद कामिल हो सकते हैं। हाँ अगर जी। इरशाद कामिल नहीं है, आपको अमिताभ भट्टाचार्य ज्यादा इंटेलिजेंट, आप उसके साथ काम कीजिए, जी। स्वानंद किरकिरे के साथ काम कीजिए। कोई नहीं है तो जावेद अख्तर के साथ काम कीजिए, हाँ गुलजार जी। साहब के साथ काम कीजिए, वो अभी भी कर ही रहे हैं काम। जी। लेकिन आपको पता है, इंटेलिजेंट काम करो इंटेलिजेंट इंसान के साथ में। डायरेक्टर प्रोड्यूसर वही अच्छा होता है जो अपने से इंटेलिजेंट राइटर को लेके जी। आए, अपने से ज्यादा समझदार राइटर को लेके आए।
क्योंकि वो उनकी यही सबसे डायरेक्शन को ज्यादा एक अलग खूबी पोर्ट्रे कर देते हैं ना, एक अलग फ्रेम दे देते हैं जो उन्होंने भी इमेजिन नहीं किया होता अपनी क्रिएटिविटी या नॉलेज के थ्रू। जी सर। करेक्ट। जी। तो तो साथ में आपने जो है कि इमोशनल जब पोर्ट्रे किया इसके साथ में आप मतलब आप बिल्कुल मुझसे हाँ जी। वो नेटवर्क कम हो जाता है। अ, तो आप मुझसे सलाह मांग रही थी राइटर्स के लिए, मैंने तो हाँ प्रोड्यूसर जी। और डायरेक्टरों के लिए भी सलाह दे दी। जी। अपने से इंटेलिजेंट राइटर को ढूंढ के काम कीजिए, आपकी पिक्चर ब्लॉकबस्टर होगी। हाँ जी। वो राइटिंग के मेन एस्पेक्ट है ना जो एक्चुअल में ऑडियंस देखेगी, उन्हीं के डायलॉग्स या उन्हीं के अभी तक भी सीन्स जैसे हम लोग को याद है, तो वो इसीलिए क्योंकि उसमें दम था डायलॉग्स में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्या तो आपने जो है अलग अलग चीजों में भी काम किया, जैसे आपने मार्वल फिल्म को लोकलाइज कर दिया, तो इतना बड़ा प्रिंसिपल इतनी सारी चीजों को ट्रांसलेट करना, तो वो कैसा विजन रहा आपका कि आपको लोकलाइज करना है, या फिर आपका जो है मुसाफा हो गया। एक जॉब है, एक काम है जो आपको दिया जाता है। अब देखिए एआई आ गया, आप कंपनीज एआई यूज करके ट्रांसलेशन कर रहे हैं। जी। और लेकिन ट्रांसलेशन मशीन का काम नहीं है, ये इंसान का है, लेखक का काम है। जी। और ये ट्रांसलेशन की जो इंडस्ट्री है, इसको वैलिडिटी और लेजिटिमेसी देने के लिए जी। मैंने शुरू किया था इस इंडस्ट्री में काम। और जी। बहुत अच्छा काम किया। पिछले छह जी। सात सालों में मैंने डिज्नी के साथ 30 के ऊपर फिल्में की हैं। जी। तो बहुत अच्छा काम रहा। नेटफ्लिक्स के लिए मैंने ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक हिंदी किया है, मनी हाइस्ट किया है, इसके लिए क्या बोलते हैं, अमेजोन के लिए मार्वलस मिसेस मेजल किया है, व्हील ऑफ टाइम किया है। बहुत बड़े बड़े शोज और बहुत बड़ी नेटफ्लिक्स के लिए जापानीज फिल्में हैं, माय नेबर हाँ जी। टोटोरो और इस टाइप की जो वो जी। एनिमे, मतलब बहुत गिबली स्टूडियोज की फिल्में जी। बहुत पसंद है मुझे। जी। तो वो तो बहुत अच्छे लेवल का दुनिया में जो बेस्ट कंटेंट बन रहा है दुनिया में, जी। जी। बेस्ट कंटेंट जापान से अमेरिका तक जो बेस्ट कंटेंट बन रहा है, हाँ जी। उस कंटेंट पे मुझे अपनी भाषा में काम करने को मिल रहा है। और मैं उस जी। कंटेंट को अपने लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। जी। बिहार पहुंचा सकता हूँ, यूपी पहुंचा सकता हूँ, पंजाब पहुंचा सकता हूँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां लोग इस कंटेंट को, और हम लोग तमिल तेलुगु करते हैं तो साउथ में भी, मतलब हम इंडिया के कोने कोने में अच्छा हाँ जी। कंटेंट पहुंचा सके। हाँ मुझे जी। इस काम में बहुत प्राउड था, मुझे बहुत खुशी होती थी ये काम करके। और थोड़े कम पैसे होते थे लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश था ये काम करके। अब वो मामला चेंज होते जा रहा है, क्योंकि अब ये एआई वेआई की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो हाँ गया, जी। ट्रांसलेटर उसकी जॉब बहुत खतरे में है। हाँ जी। अब ये लोग बोलते हैं कि हम एआई से ट्रांसलेट कर देंगे, आप आके खाली उसको सुपरवाइज करके और करेक्शन कर दो। भाई करेक्शन करने में लिखने से ज्यादा मेहनत है, हाँ इतना जी। खराब एआई करके दे रहा है। जी। तो वो चक्कर है। तो मैं उसमें अब वो इस इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहता। जी। मैं वापस आई एम कमिंग बैक टू बॉलीवुड, आई एम गोइंग टू राइट ओके। सॉन्ग्स। अब इस साल ओके। दिल के ताजमहल में हो गया, एड शीरन आपका के साथ में सफायर हो फेफायर गया। भी आया है अभी, जो आपने फेफायर भी लिखा है। हाँ, तो एड शीरन के साथ में सफायर हो गया, हिमेश भाई के साथ में दिल के ताजमहल में हो गया, मासी ब्लॉकबस्टर गाना, एक इंडियन एक ग्लोबल। एक जो दिल को सुकून देने वाला गाना होता है वो प्रीतम के साथ में धागे ना तिनक दिन हो गया, बहुत प्यारा जी। गाना है, जी। बहुत स्वीट गाना है, पिक्चर जी। में भी बहुत अच्छा लगता है। जी। प्रॉपर फिल्म सॉन्ग है वो। हाँ जी। और भी गाने हैं इस साल, 10 12 गाने लिखे हैं जो अगले साल आएंगे। तो जी। मैं वापस से गाने लिख रहा हूँ, डायलॉग्स जी। लिख रहा हूँ। जी। दो फिल्म अभी 10 अक्टूबर को मेरे दोस्त की रिलीज होने वाली है, जी। उसके डायलॉग्स लिखे हैं मैंने। जी। और एक्टिंग भी की है, दो दो सीन। जी। और भी चीजें कर रहा हूँ। फिल्म बनाई है इस साल मैंने जो शायद ईयर एंड तक तैयार हो जाएगी, लॉस्ट एंड फाउंड इन कुंभ। जी। उसके प्रोड्यूसर्स एलए से हैं। इट्स अ हॉलीवुड फिल्म, इंडी फिल्म है हॉलीवुड की। 80% इंग्लिश में है और 20% हिंदी में है। लेकिन पिक्चर इतनी प्यारी और इतनी अच्छी बनी है। प्रयागराज में कुंभ के दौरान हमने शूट किया, विद जी। द हेल्प ऑफ यूपी गवर्नमेंट, विद द हेल्प जी। ऑफ पुलिस। बहुत प्रशासन ने बहुत हेल्प की हमारी वो जी। फिल्म बनाने में। जी। और प्रयागराज के लोगों ने बहुत मदद की जी। हमारी। तो मुझे बहुत खुश, बहुत हाँ प्यारी जी। फिल्म बनी है। उसमें राहुल भट्ट हैं, राजश्री देशपांडे हैं, केटीएमएस जो ब्रिटिश एक्ट्रेस जी। है बहुत अच्छी, वो हैं। बहुत प्यारी फिल्म बनी है। जी। और उसका अभी एडिटिंग चल रहा है लंदन में, जतिन क्रिश उसे एडिट कर रहे हैं, जिन्होंने जी। बेंडिट लाइक बेकम एडिट की थी। जी। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है वो फिल्म। जी। इस साल के एंड तक वो भी तैयार हो जाएगी। जी। तो वो भी लोगों तक आएगी। उस फिल्म में मैं आई एम ऑल्सो, इट्स माई डेब्यू एज अ कंपोजर। उस जी। फिल्म के 4 गाने, वो गाने मैंने लिखे हैं, मैंने ही कंपोज किए, मैंने ही जी। बनाए। जी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम अब मतलब अगले आप साल आने कंपोजिंग वाला है। वाले फील्ड में भी अब एक्सप्लोर करेंगे, हम आपको देखेंगे बहुत नए नए प्रोजेक्ट्स हाँ करते एक हुए। नया, हाँ एक नया फील्ड, एक नया एक एक नई चीज। क्योंकि कंपोज मैं बहुत सालों से कर रहा था हाँ लेकिन कभी जी। मैंने
फॉर्मली गाने रिकॉर्ड नहीं किए आपने, हाँ ये जी। पहली बार किए हैं। हाँ और अब जी। ये बाहर आएंगे तो देखा जाएगा क्या होता है। मुझे तो बहुत, अभी तक जिन लोगों ने सुने हैं यूनिट ये वो, तो बहुत बहुत मतलब सबको खुशी है हाँ जी, कि एक बहुत डिफरेंट अच्छे गाने अप्रोच बने भी हैं होता है। आई थिंक मैंने हमारे। लास्ट गाना आपका फिर फायर ही सुना है, एड शेरन वाला जो है, बट उसमें भी आपका काफी डिफरेंट रहा, मतलब अरिजीत सिंह भी हो गए वहां पे आपका जो है बहुत, मतलब आपका क्रॉस कल्चरल आपने जब बना रहे थे तो आपके दिमाग में क्या था कि कैसे हाँ, पसंद आएगा लोगों नहीं, को। कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन ऐसे ही होता है एड, अपने अपने देश, अपने गिटार, अपनी वॉइस, अपने माइंडसेट के साथ में कुछ लेके आए। मैं अपने देश की मिट्टी, हमारे लोग कैसे सोचते हैं क्या करते हैं, तो वो चम 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 के सितारे वर्गी, लेकिन क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज है और हम इस हाँ तरीके जी। से बात हाँ करते हैं और जी। हमारी फिल्म हाँ भी है जी। और हमारे कल्चर में भी है। तो कोर थॉट जो है वो एड का ही है कि ही इज टॉकिंग अबाउट द ग्लिंट, ही इज टॉकिंग अबाउट द शाइन, ही इज टॉकिंग अबाउट यू नो। एंड रोशनी के कई मतलब हो सकते हैं, रोशनी नूर भी हो सकता है, रोशनी दिया भी हो सकता है, रोशनी मन की भी हो सकती है, रोशनी किसी की खूबसूरती भी हो सकती है, जी। रोशनी हीरे की चमक भी हो सकती है, चमक कई तरह की चमक हो सकती है। तो वो जितने भी 7 लोगों ने उस गाने पे काम किया है, तो सबने उस चमक को अपने 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 तरीके से इंटरप्रेट किया और अपने अपने तरीके से उस चमक को जी। डिफाइन किया है हाँ या जी। लाने की। मेरी जो हाँ चमक जी। है वो बहुत सिंपल है। हाँ जी। तो ऐसा कौन सा डायलॉग है जो आपने लिखा है जो आज भी आपको गूज़बम्प्स देता है, या आपका फेवरेट डायलॉग? इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डिसाइड विच इज माय फेवरेट डायलॉग। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ऑब्वियसली, बिकॉज वो मेरा जिंदगी की फिलोसफी है। जी। तो मैं सबसे ज्यादा तो वो उसी को पसंद करूंगा। जी। उसके अलावा आई डोंट नो, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। ओवरऑल मैं आपको फिल्मों में बता सकता हूँ, मुझे मेरे यार की शादी के डायलॉग्स बहुत अच्छे जी। लगते हैं। आई थिंक वो बहुत ही कूल थे, अपने वक्त के हिसाब से बहुत आगे थे और बहुत अच्छे डायलॉग्स थे। जी। मुझे ABCD1 के कुछ डायलॉग्स हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, कि जी। वो जिसमें वो डांस को डिफाइन करता है कि डांस हाँ क्या जी। होता है। जी। यू नो उसके अलावा आई कैन से दैट आई डोंट नो, मैं अपनी लिखी हुई चीजों पे तो चूज नहीं कर पाऊंगा। जी। लेकिन आप औरों की बात अगर करें तो शोले के डायलॉग्स मुझे बहुत पसंद हैं। जी। अम, अग्निपथ, हम, इन सब फिल्मों के जो मुकुल आनंद ने अमिताभ बच्चन के साथ बाद में बनाई फिल्में, वो सब उनके डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। जी। पुरानी फिल्मों में मुगले आजम हो गई जी। या मदर इंडिया हो गई इनके, जी। और जी। और क्या, नई रीसेंट फिल्मों में मतलब मुझे लगता है सबसे इम्पैक्टफुल डायलॉग अगर कोई आया हो तो वो पिंक के अंदर आया है, जिसमें मिस्टर बच्चन बोलते हैं ना का मतलब सिर्फ ना होता है। जी। ये अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य पावरफुल है, डायलॉग बहुत है। कमाल डायलॉग, बहुत कमाल डायलॉग, हाँ। जी। तो ये आई थिंक रितेश ने लिखा था, बहुत अच्छा लिखा है। तो आई हाँ एम जस्ट जी। सेइंग कि बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि डायलॉग की जो जो इम्पैक्ट है वो इतना सॉलिड और इतना बड़ा हो। मेरे लिखे हुए चलो कुछ हैं, मगर बाकी लोगों ने भी अच्छा काम किया है इस इंडस्ट्री जी। ऑडियंस के साथ में शेयर करना चाहते हैं? नहीं, बस थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड इट वाज गुड फन एंड आई होप अगर जो चीजें मैंने बोली हैं हो सकता है सच्ची हो, कड़वी भी हो, जी। ऑडियंस में जो लोग हैं, सरकार में जो लोग हैं, या ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं, या कॉर्पोरेट्स में जो लोग हैं, शायद उनको थोड़ा हार्श या थोड़ा बुरा भी लगे, लेकिन क्या करूं, मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे सच बोलना जरूरी है। जी। तो जो फील करता हूँ मैं बोल देता हूँ। हाँ और जी। मुझे लगता है कि बोलने से ही चीजें बेहतर होंगी, डिस्कशन करने से ही चीजें बेहतर होंगी। तो आई वुड जस्ट, एंड जो मैंने पहले भी कहा कि मैं ऑडियंस से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उस जी। कंटेंट को किसने बनाया है उसे ना भूलें, उसे जी। याद रखें, उसे पूरी क्रेडिट दें। ये जी। बहुत जरूरी है। जी। बाकी तो आप लोग खुद समझदार हैं। जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन शब्दों का सफर। Okay. गॉड ब्लेस यू। Thank you for joining me here. Really थैंक great. यू वंदना, टेक Okay. केयर। Thank you, sir. Bye. बाय Take care. बाय। तो कैसा लगा आपको हमारा एपिसोड मयूरपुरी जी के साथ में, ये हम लोग को जो है कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसे ही नए एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल शब्दों के सफ़र को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।